गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग सिंस थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग बताए थे कुछ लॉस पढ़े हैं, जिसमें से एक लॉ हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े भी थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कशन किए थे इस चैप्टर के अंदर में तीन टर्म्स, हीट, एनर्जी और वर्क। ये तीनों का यूनिट्स जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। लाइक हीट एंड वर्क जो है, एनर्जी का ट्रांसफर करने का मोड होता है। ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफर करने का मोड होता है। फिर हम बताए थे वर्क, यहाँ पर हम लोग दो टाइप्स का पढ़ा जाता है। एक पीवी वर्क जिसमें पिस्टन सिलेंडर होगा, एक नॉन पीवी वर्क जिसपे क्या चीज होगा, दूसरे टाइप का वर्क्स होगा, जिसपे दूसरे टाइप का वर्क्स होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखे थे, हाँ, हमारा जो केमिस्ट्री में होगा वो केवल और केवल पीवी वर्क पढ़ रहे होंगे, केवल और केवल पीवी वर्क पढ़ रहे होंगे। हाँ, दूसरी बात अगर बात करें एनर्जी में, तो एनर्जी टोटल दो टाइप्स के होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट होता है, चाहे वो रोटेशनल हो, चाहे ट्रांसलेशनल हो, चाहे वाइब्रेशनल हो। ठीक है, उसकी वजह से। और काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसके अलावा किसी दूसरे फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो आई होप ये सारा लाइंस आपको क्लियर होगा। बिल्कुल, बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए थे हम। सिस्टम, जहां पे मेरा कंसंट्रेशन फोकस्ड होगा उसको सिस्टम कहते हैं। सिस्टम के अलावा जो भी सारी चीजें हैं वो किस सराउंडिंग होती है, वो सारे की सारी चीजें सराउंडिंग होती है। सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली चीज को हम लोग बाउंड्री कहते हैं। वो रियल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, एडियाबैटिक हो सकता है, परमिएबल हो सकता है, इम्परमिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर हम आपको डिस्कशन किए थे क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम में मास का, मैटर का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। हम बताए थे क्लोज सिस्टम का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वहां पे वर्क हो सकता है। मास कांस्टेंट होता है, मास, मोल्स, मैटर, ये सब बोल सकते हो कांस्टेंट होता है। ओपन सिस्टम में मेरा कुछ कुछ भी चेंज हो सकता है, मैटर भी चेंज हो सकता है, मास भी चेंज हो सकता है। और एक टर्म हम बताए थे आइसोलेटेड, तो परफेक्टली आइसोलेटेड चीज इस नेचर में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, फिर हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किए थे। जो भी चीज देख करके बताए, ऑब्जर्व करके बताए, मेजर करके बता सकते हैं, उसको प्रॉपर्टी कहते हैं। उसमें मेनली दो टाइप्स के प्रॉपर्टीज डिस्कशन किए थे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किए थे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो डिवाइड करने पर चेंज नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है। इंटेंसिव, इन है तो याद रखना इंडिपेंडेंट होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वहीं पर डिपेंडेंट होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, डिपेंडेंट होता है मास पर। फिर उसका बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे मेरे भाई। फिर हम आपको उसका बारे में बताए थे बहुत सारी चीजें कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐड नहीं कर सकते, उसको पहले एक्सटेंसिव बनाना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मिलता है। हाँ, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में डिस्कशन किए थे। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में डिस्कशन किए थे। स्टेट फंक्शन केवल और केवल कहां पर है, प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड करेगा। आप लोग को हम एग्जांपल दिए थे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के एग्जांपल दिए थे, हम कहां से आए, कैसे आए, न पाथ पर डिपेंड करेगा, कहां से आए इस पर भी नहीं डिपेंड करेगा, इनिशियल पॉइंट पर भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग स्टेट फंक्शन कहते हैं। उसका बहुत सारा एग्जांपल लिए थे मेरे। टेम्परेचर, किसी टाइम में यहाँ का टेम्परेचर कुछ है, कैसे आया इससे कोई मतलब नहीं होता है टेम्परेचर को, प्रेशर को मेरे में कैसे हुआ, इसका पाथ क्या हुआ। लेकिन हीट डिपेंड करता है पाथ पर, ये पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है। वर्क पाथ पर डिपेंड करता है, किस पाथ से लाया गया। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि अगर एक बॉडी किसी तीसरे बॉडी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, और जो सेकंड बॉडी होगा वो भी तीसरे वाले के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, यानी कि टेम्परेचर सेम होगा, तो तीनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम होगा, तो जाकर के तीनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है मेरे भाई, ये सारा चीज बताए थे। फिर आइलर्स रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ये सब चीज हम बात किए थे मेरे भाई। हाँ, प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किए थे, प्रोसेस के बारे में। तो कुछ भी चेंज हो रहा है मेरे भाई, उसको प्रोसेस बोलते, चाहे वो केमिकल चेंज हो, चाहे फेज चेंज हो, फिजिकल चेंज हो। फेज चेंज का मतलब फिजिकल चेंज, सॉलिड से लिक्विड बन जाना, लिक्विड से गैस बन जाना, ये सब किस कैटेगरी पे आता है, तो फेज चेंज के कैटेगरी पे आता है। तो जहां पर भी चेंज हो वो प्रोसेस है।
ठीक है, वो एक प्रोसेस है। एक स्टेट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के दौरान जो भी कुछ हुआ वो प्रोसेस है। लेकिन हाँ, हमारा जो केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस है वो केवल वहां पर आपका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, आपका फेज चेंज, सॉलिड से लिक्विड नहीं बन सकता, लिक्विड से गैस नहीं बन सकता, वहां पर आपका फेज चेंज नहीं होगा या कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान पे रखिएगा। ठीक है, तो बहुत सारा चीज हम आपको सिखाए थे मेरे भाई, अच्छा लगा होगा आप लोग को जान करके बहुत सारी चीजों के बारे में। ठीक है, अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं मेरे भाई, आज का लेक्चर को इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, अच्छा लगेगा आपको जान करके। तो किसी को यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो मेरे भाई, किसी को यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। ठीक है आयुष, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब ना मेरे भाई, अब हम एक टर्म डिस्कशन करेंगे प्रोसेस से ही रिलेटेड, सिंस हम लोग प्रोसेस चल रहे थे जिसमें हम आइसोथर्मल प्रोसेस बताएं, आइसोबारिक प्रोसेस बताएं, आइसोकोरिक प्रोसेस बताएं, फिर उस बाद कर्व्स भी हम लोग प्लॉट किए थे मेरे, वो सब हम लोग ना कर्व्स भी प्लॉट किए थे, आपको याद आ रहा होगा। अच्छा, एक बात हम बताना भूल गए मेरे बच्चे, चेंज इन स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है? फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, लेकिन जो चेंज इन स्टेट फंक्शन होता है वो इनिशियल और फाइनल दोनों पर डिपेंड करता है, वो इनिशियल और फाइनल दोनों पर डिपेंड करता है मेरे बच्चों, ये बात था। हाँ, अब सिंस यहाँ पर प्रोसेसेस हम बहुत सारा बताए, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, इसके अलावा दो टाइप्स का और भी प्रोसेस है मेरे, जिसको अब हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जो प्रोसेस हम पढ़ेंगे मेरे भाई, ये प्रोसेस दो टाइप्स के हैं, ये प्रोसेस दो टाइप्स के हैं। ये प्रोसेस जो है दो टाइप्स के हैं, एक का नाम है मेरे भाई रिवर्सिबल प्रोसेस, एक का नाम है रिवर्सिबल प्रोसेस, और एक का नाम है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, और दूसरा नाम है इरिवर्सिबल प्रोसेस। दोनों के बारे में हम बहुत सारा प्रॉपर्टीज बात करेंगे, आपको जान करके अच्छा लगेगा मेरे भाई। प्रोसेस दो टाइप्स के हम जानेंगे, इस वो सब के अलावा, आइसोबारिक आइसोकोरिक के अलावा हम दो टाइप का प्रोसेस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक है रिवर्सिबल प्रोसेस और एक दूसरा है इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, वीडियो आई होप जैसा हम यहाँ से देख पा रहे वीडियो बिल्कुल क्लियर जा रहा है, तो किसी को कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, अगर क्लियर नहीं होगा तो आप बता दीजिएगा। तो मेरे भाई रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है ना, उसके लिए पहला पॉइंट लिखते हैं फिर समझेंगे। प्रोसेस which is carried out, which is carried out, process which is carried out very slowly, process which is carried out very slowly। हाँ, ब्रैकेट में लिख सकते हो टेक्स इनफिनाइट टाइम, takes infinite time to show any change, to show any change। पहले तो ये लाइन लिखो, इसका मतलब क्या है उसको बात को समझाने जा रहे हैं मेरे भाई। एक ऐसा प्रोसेस जो बहुत स्लो होगा, वेरी स्लो होगा, और उसको जो करने में जो टाइम लगेगा वो इनफिनाइट टाइम लगेगा, उसको हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। इसका मतलब क्या है मेरे, देखो इसको पहले लिखने दो। ठीक है मेरे भाई, इसके लिए पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं, प्रोसेस विच टेक्स प्लेस, विच टेक्स प्लेस इन फिनाइट टाइम, इनफिनाइट टाइम, प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन फिनाइट टाइम। इसका मतलब ये है ना मेरे, इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाएंगे। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे भाई, ये एक पिस्टन लगा हुआ है, ये एक पिस्टन लगा हुआ है, और यहां पर भी एक कंटेनर है और उस पे भी पिस्टन लगा हुआ है, मुंह से दोनों डिट्टो सेम है, यस, टू कॉपी सेम।
इस तरीके से गैसेस है मेरे भाई इसके अंदर, इस तरीके से ना गैसेस है, इसके अंदर में भी गैसेस है, इसके अंदर पे भी गैसेस रखा हुआ है, ठीक है, दोनों के अंदर पे गैसेस मेरे भाई। इसके ऊपर में मैं एक मास रख दी, इसके ऊपर में एक मास रख दी मेरे भाई। इस मास को हटाएंगे तो क्या लगता है तुम्हें क्या होगा? इस मास को हटा देंगे तो क्या होना चाहिए? मुंह से भी बोल सकते हो, क्या होना चाहिए? पिस्टन ऊपर मूव करेगा। यस, पिस्टन ऊपर चला जाएगा मेरे भाई। ये क्या किया ना, इस इतना ही मास के बराबर यहां पे ना सैंड रख दिए, उतना ही मास के बराबर खूब सारा सैंड रख दिया मेरे भाई, खूब सारा यहाँ पे सैंड रख दिया, खूब सारा मेरे भाई सैंड रख दिया, खूब सारा सैंड रख दिया। ये सैंड है मेरे भाई। और ऐसा सोचो ना मेरे भाई, इस सैंड को एक एक करके हटा रहे, एक एक करके हटा रहे, बहुत टाइम लगेगा मेरे भाई, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसमें तो टाइम नहीं लगेगा। तो मेरे भाई ऐसा प्रोसेस जिसको बहुत ज्यादा टाइम लगे, इनफिनाइट टाइम लगे, थोड़ा सा भी चेंज को शो करने में, थोड़ा सा भी चेंज को शो करने में इनफिनाइट टाइम लग जाए, यानी एक एक करके हम जो सैंड पार्टिकल्स है उसको हटा रहे हैं, एक एक करके हटा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा मेरे भाई। यहां पर हटाओ, चेंज तुरंत दिखाई देगा। थोड़ा सा भी चेंज करने के लिए, थोड़ा सा भी एनी चेंज, इनफिनाइट टाइम लगेगा। अब पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कभी प्रोसेस होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई। थोड़ा सा भी चेंज नहीं होना चाहिए। तुम कहोगे सर थोड़ा थोड़ा करके इस सैंड पार्टिकल्स को हटाएंगे तो लेट से 1 साल तक बैठ करके हटाए, कोई काम नहीं था मेरे भाई, यही काम को करने बैठ गया, लॉकडाउन था, बैठ गए, घर में थे, बैठ गए। और सोचो 1 मिलीमीटर भी अगर ऊपर चला गया ना मेरे भाई तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। 1 मिलीमीटर भी ऊपर अगर चला गया तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तुमको ऐसा क्या सर, क्या मजाक चल रहा है? हाँ मेरे भाई, इनफिनाइट टाइम लगना चाहिए, थोड़ा सा भी 1 मिलीमीटर को चेंज होने में भी इनफिनाइट टाइम, ऐसा पॉसिबल है मेरे? तुम कह सकते हो सर पॉसिबल ही नहीं है, यस बोल सकते हो मेरे। तो नेचर में ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है जो रिवर्सिबल होता है, थोड़ा सा भी चेंज होने के लिए आपको इनफिनाइट टाइम लगना चाहिए। अगर थोड़ा आपको चेंज दिखाई दे दिया गया तो वो इरिवर्सिबल होगा। और इस नेचर में जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सारा के सारा इरिवर्सिबल है, कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है। चलो मेरे भाई सेकंड नंबर बात लिखने जा रहे हैं, सेकंड नंबर बात लिखने जा रहे हैं मेरे भाई। इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ये प्रोसेस जो है मेरे भाई ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तुमको लगता है कि हम कर पाएंगे इस चीज को? इवन पता है अगर साइंड अगर थोड़ा सा चेंज भी हो जा रहा है 1 मिलीमीटर 1 साल तक करते करते, तो मेरे भाई ऐसा बेवकूफी हम लोग नहीं करने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए मेरे भाई ये प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा। इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा, इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा। जाहिर सी बात है कि ये तो कर सकते हैं आराम से, मास को ऊपर उठाएं कभी भी चला जाएगा ऊपर। तो ये बात समझ में आ रहा है, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस में थोड़ा सा भी चेंज करने के लिए हमको इनफिनाइट टाइम लग जाएगा, और इरिवर्सिबल में फिनाइट टाइम, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। अब मेरे भाई सिंस अगर यहाँ पे सैंड पार्टिकल्स को हटा रहे तो प्रेशर में चेंज आ रहा है मेरे भाई, प्रेशर में चेंज आ रहा है, और प्रेशर में चेंज आने की वजह से ही पिस्टन ऊपर जा रहा है। तो ये चेंज जो होगा, सिर्फ चेंज हमको लाना नहीं है, इनफिनाइट टाइम लगेगा चेंज लाने में। इसका मतलब जो प्रेशर में हम चेंज कर रहे होंगे मेरे भाई वो इतना कम होगा कि पता भी नहीं चलेगा, यानी कि चेंज जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा। तो बुक्स पे एक लाइन लिखा रहता है मेरे, उस लाइन को लिखने जा रहे हैं। ड्राइविंग फोर्स is very small, is very small। ड्राइविंग फोर्स जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। और एक बुक पे एक लाइन लिखा रहता है इन्फिनाइटेसिमली स्मॉल, इतना छोटा होता है मेरे भाई कि थोड़ा सा
चेंज करने से पिस्टन का मूवमेंट होगा ही नहीं, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। यानी अगर जो बाहर का जो प्रेशर है मेरे में, जो सैंड पार्टिकल का जो प्रेशर है, उसमें जो चेंज आएगा, वो इतना कम होगा डीपी, यानी ये डीपी टेंड्स टू जीरो होगा, ये टेंड्स टू जीरो होगा। समझ आया? ड्राइविंग फोर्स बहुत छोटा होगा मेरे भाई। एक्सटर्नल प्रेशर जो सैंड पार्टिकल्स लगा रहा है ये इतना कम होगा कि पी एक्सटर्नल पी के बराबर ही होगा, पी एक्सटर्नल पी के बराबर, यानी बाहर का प्रेशर और इंटरनल प्रेशर बराबर हो जाएगा। मेरे भाई हमको ये बताना, तुम जब इस प्रोसेस को देख रहे होगे तो तुमको क्या लगेगा, हर टाइम में सेम नजर आएगा कि नहीं आएगा? हर टाइम में सेम नजर आएगा कि नहीं आएगा? तो आएगा मेरे में, ऑब्वियस सी बात है कि हर टाइम में ये सेम टू सेम नजर आने वाला है। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई चेंज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए एक लाइन और लिखेंगे, सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम and surroundings exist in the state of equilibrium throughout the process, पूरा प्रोसेस के दौरान सिस्टम और सराउंडिंग क्या चीज होगा मेरे भाई? इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। लेकिन इसके बारे में बात करें मेरे भाई, ड्राइविंग फोर्स ठीक ठाक होगा, कुछ ना कुछ होगा। ड्राइविंग फोर्स इज एप्रिसिएबल, ठीक ठाक होगा मेरे भाई, ये एप्रिसिएबल होगा। इसमें चेंज होगा, यानी पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी, यानी ज्यादा सारा चेंज हो जाएगा। अब इसका मतलब थोड़ा सा फील भी कराएंगे मेरे भाई। तो अभी तक हम क्या बोले मेरे भाई, रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसको प्रोसेस को करने में इनफिनाइट टाइम लगता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस कुछ देर में हो जाता है, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पे प्रोसेस हो जाता है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, इनफिनाइट टाइम लगेगा तब थोड़ा सा चेंज आएगा मेरे भाई। तो फिनाइट टाइम में होता है जो कि हम लोग नॉर्मली कर रहे होते हैं। इसमें प्रेशर का चेंज इतना कम होता है मेरे भाई कि अगर सोचो ना, एक सैंड का पार्टिकल को हटा दिए मेरे भाई, तो ये पिस्टन मूव किया होगा भी कि नहीं किया होगा हम नहीं बता सकते। लेकिन सोचो ना ऐसा कि इस पिस्टन हल्का सा ऊपर गया होगा, स्लाइड गया होगा 0.00001, बहुत कम गया होगा, एकदम स्लाइड, इतना कि नेग्लिजिबल, और मेरे वो सैंड पार्टिकल को वापस रख दिए तो वो पिस्टन ठीक वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा, यानी मेरे भाई ऐसा होगा कि इस पार्टिकल को हटाए तो वो पिस्टन तो ऊपर गया, लेकिन मेरे पास सैंड पार्टिकल को रख दिए तो फिर से सेम हो गया। तो सिस्टम और सराउंडिंग जो है मेरे भाई वो इक्विलिब्रियम पे होता है, थ्रू आउट इक्विलिब्रियम पे होता है। ऐसा नहीं है मेरे भाई कि इक्विलिब्रियम हट गया, थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा। एक सैंड पार्टिकल को हटाए और फिर वो मूव करके सिस्टम भी इक्विलिब्रियम पे रहेगा, सराउंडिंग भी नॉर्मली दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। इस पे एक मास को हटा दो, क्या लगता है तुम्हें मेरे भाई? इसको टाइम लग जाएगा, पिस्टन तो धड़ल्ले से ऊपर चला जाएगा, डायरेक्टली ऊपर चल जाएगा, लेकिन मेरे भाई ये जो गैसेस था ये धीरे धीरे फैलेगा, गैसेस जो था वो धीरे धीरे फैलेगा। यस, तो यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स जो होता है ज्यादा होता है मेरे भाई, एप्रिसिएबल अमाउंट पे होता है। तो सिस्टम और सराउंडिंग हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अभी इक्विलिब्रियम में, फिर मास हटा दोगे, फिर थोड़ा देर के बाद इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, बीच पे इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, क्योंकि पिस्टन अचानक से बहुत जल्दी ऊपर फेंका रहा होगा, जा रहा होगा। तो ये हर टाइम में इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेरे पास फोर्थ पॉइंट में, सिस्टम एंड सराउंडिंग केवल इक्विलिब्रियम पे होगा इनिशियली और फाइनली। System and surroundings exists in the state of equilibrium only at initial and final state। मेरे भाई केवल इनिशियली और फाइनली है क्या में रहता है, इक्विलिब्रियम पे रहता है मेरे भाई। ठीक है, तो आई होप जो लाइंस तुम्हें बता रहे हैं वो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगला बात मेरे भाई, इसी पे बात करेंगे।
रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में ये लाइंस आपके स्कूल एग्जाम पे आ सकता है कि डिफरेंस लिखो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में, तो आप लिख सकते हो मेरे भाई क्या मतलब है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा रिवर्सिबल प्रोसेस है मेरे भाई जिसको इनफिनाइट टाइम लगता है थोड़ा सा भी चेंज को शो करने में। लेफ्ट हैंड साइड में हम रिवर्सिबल प्रोसेस लिख रहे हैं और राइट हैंड साइड में हम इरिवर्सिबल प्रोसेस लिख रहे हैं। राइट हैंड साइड में हम इरिवर्सिबल प्रोसेस लिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 मेरे भाई, यहां पे लिखने जा रहे हैं चेंज इन प्रॉपर्टीज, चेंज इन प्रॉपर्टीज इन ईच स्टेप, इन ईच स्टेप इज वेरी स्मॉल। बहुत कम होगा मेरे भाई, चेंज इतना कम होगा कि हम नेग्लिजिबल बोलते हैं उस चेंज को। मेरे भाई यहाँ पे चेंज क्या होगा प्रॉपर्टीज में, वो अप्रिसिएबल होगा। चेंज इन प्रॉपर्टीज, चेंज इन प्रॉपर्टीज इज एप्रिसिएबल, ये एप्रिसिएबल होगा, ठीक ठाक अमाउंट पे होगा। चेंज जो होगा प्रॉपर्टीज का हर स्टेप में एकदम बहुत कम होगा मेरे पास, वेरी वेरी स्मॉल, इस पे एप्रिसिएबल होगा, जो कि लाइन तुमको समझ में आ रहा होगा। मेरे पास एग्जाम्पल तुम्हारे सामने पुट कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स पुट कर रहे हैं। मेरा मान लीजिए कंटेनर है मेरे पास, एक कंटेनर है और एक दूसरा कंटेनर है। तुम लोग अगर सही तो पढ़ते थे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन वाला चैप्टर पे, यस आइडियल गैस में हम लोग पढ़ते थे और वाल्व लगाया हुआ है मेरे भाई, वाल्व लगाया गया है मेरे भाई। अभी इसका 2 atm प्रेशर है, इसका लेट से वॉल्यूम V है, इस कंटेनर का वॉल्यूम भी V है। तो मेरे भाई PV इक्वल टू एनआरटी, PV इक्वल टू एनआरटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। यस आइडियल गैस इक्वेशन मेरे भाई, क्या वाल्व खोलेंगे और तुरंत इसका प्रेशर 1 atm, इसका प्रेशर 1 atm हो जाएगा, या कुछ टाइम लगता होगा? क्या लगता है तुम्हें कि तुरंत वाल्व खोलने पर 1 atm हो जाता हो, या थोड़ा सा भी टाइम लगता होगा? कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, थोड़ा सा लगेगा तो लगेगा मेरे भाई। ये रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिस टाइम में हर टाइम में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा होगा, हर टाइम में मेरे भाई इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। और पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी जो लगाते हैं ना हम, इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद लगाते हैं कि ये खोल दिए थे तो कुछ समय के बाद इन लोग दोनों का प्रेशर सेम हो गया होगा। जो तुम लोग लगाता है कि मोल्स, इनिशियल मोल्स इज इक्वल टू फाइनल मोल्स लगा करके आंसर लाता था तुम लोग पहले, ऐसे ही करता था ना। तो क्या करते थे मेरे, हम ऐसा मानते थे कि जा चुका है, जा चुका है, और तब जाकर के पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला इक्वेशन से रिप्लेस करते थे। तो मेरे पास वो इक्विलिब्रियम में हम ऐसा समझ लेते कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, ऐसा समझ लेते थे। लेकिन मेरे भाई रिवर्सिबल में तो हर टाइम में इक्विलिब्रियम होगा, तो हर टाइम में पीवी इक्वल टू एनआरटी एप्लीकेबल होगा। लेकिन इरिवर्सिबल में नहीं होगा। इरिवर्सिबल में क्या होगा मेरे भाई, जैसे तुम मास को हटाए पिस्टन अचानक से ऊपर चला जाएगा। गैस को जाने में ऊपर टाइम लगता है, गैस को जाने में ऊपर टाइम लगता है, तो तुम ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर उस टाइम में सेम कह सकते हो क्या? उस टाइम में सेम कह सकते हो? तो नहीं, थोड़ा देर के बाद कह सकते हो सेम है। तो मेरे भाई ये तो हर टाइम में इक्विलिब्रियम रहता है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी हर टाइम में एप्लीकेबल होगा। लेकिन ये पीवी इक्वल टू एनआरटी केवल इनिशियली और फाइनली लगेगा। ठीक है, तो मेरे भाई इसको पॉइंट नंबर 6 में लिखने जा रहे हैं। ठीक है, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस पीवी इक्वल टू एनआरटी कैन बी used throughout the process, throughout the process, पूरा प्रोसेस के टाइम में आप यूज कर सकते हो पीवी इक्वल टू एनआरटी, क्या कि हर टाइम में इक्विलिब्रियम में होगा, इसमें हर टाइम में इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा मेरे भाई। तो इसके लिए हम पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, पीवी फॉर एन आइडियल गैस, अगर आइडियल गैस होगा मेरे भाई, फॉर एन आइडियल गैस पीवी इक्वल टू एनआरटी कैन बी यूज्ड, can be used only at initial and final state, इनिशियल और फाइनल स्टेट के टाइम में ही हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सारे टाइम्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं मेरे भाई, बाकी सारे टाइम्स में हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप
ये लाइन बिल्कुल क्लियर होगा, तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि मेरे भाई क्यों नहीं कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर सकते, इसका जवाब यही है कि इक्विलिब्रियम रहता है तभी मेरे भाई प्रेशर, तो नहीं तो फर्क पड़ जाएगा ना, प्रेशर तो फर्क पड़ जाएगा। यस, हाँ, लेकिन हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया है, ठीक है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और नेचर में कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं कि जो रिवर्सिबल होता है, सारा प्रोसेस इरिवर्सिबल ही होता है। तो हम लोग जो भी कंडीशन अप्लाई कर रहे होते हैं वो इनिशियली और फाइनली ही सोच के कर रहे होते कि सारा इक्वल हो गया होगा, उतना टाइम के बाद का ही निकाल रहे होते, हर टाइम में नहीं लगा सकते इस पे, हर टाइम में जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आई होप ये लाइन बिल्कुल क्लियर होगा। मेरे पास एक लाइन तुमसे पूछ रहे हैं, मेरे में कप ऑफ कॉफी है तुम्हारे सामने, मान लो एक कप ऑफ कॉफी रख दिए तुम्हारे सामने, तो वो कप ऑफ कॉफी के तुम क्या ऑब्जर्व करोगे, उसके थोड़ी देर के बाद तुम रूम में रख दिए हो, तो वो ठंडा हो जाएगा कि गर्म होगा, मेरे में क्या लगता है तुम्हें, जो कि हर कोई ऑब्जर्व किया, कूल हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा? यस, ठंडा हो जाएगा मेरे भाई। तो कॉफी तुमको दिखाई दिया कि ठंडा हो रहा है, कूल डाउन हो रहा है, मेरे में वो हीट कहाँ गया? वो कॉफी जब ठंडा हुआ तो उसका तो हीट कहीं ना कहीं क्या होगा मेरे भाई, इवापोरेट होगा, यानी कि इवापोरेशन हुआ, ठीक है। तो उसकी वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा? बढ़ा होगा, लेकिन क्या ऑब्जर्व कर पाते हैं? नहीं कर पाते। यस, नेग्लिजिबल होगा, बहुत थोड़ा ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं मेरे भाई। सोचो, एक प्रोसेस हम कराए, एक प्रोसेस कराए सिस्टम में, हम कॉफी ठंडा हुआ सिस्टम में, यानी कप ऑफ कॉफी ठंडा हुआ, तो कॉफी का टेम्परेचर तो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक प्रोसेस को चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे भाई, यानी आपको शो टाइम लगा, फिनाइट टाइम में आपको चेंज होता हुआ दिखाई दिया, प्रोसेस विच टेक्स इनफिनाइट टाइम, फिनाइट टाइम में आपका प्रोसेस हो गया। लेकिन सराउंडिंग में तुम्हें क्या दिखाई दिया? कुछ कुछ चेंज नहीं हुआ। सराउंडिंग में क्या दिखाई दिया? कोई चेंज नहीं हुआ। तो क्या मेरे भाई हम ऐसा लाइन एक लिख सकते हैं कि मेरे भाई सिस्टम के अंदर में जो भी चेंज होगा वो सारा के सारा तो इरिवर्सिबल होगा, क्योंकि रिवर्सिबल तो एग्जिस्ट करता नहीं है। लेकिन मेरे भाई उसकी वजह से जो सराउंडिंग में चेंज आएगा वो तो नेग्लिजिबल होता है, कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। तो सराउंडिंग हमेशा रिवर्सिबल की तरह काम करेगा कि नहीं? यस या नो, ऐसा होगा कि नहीं मेरे? होगा। तो मेरे भाई एक लाइन लिखने जा रही है, सब लाइन जो बोल रहे हैं ना मेरे, महा इंपॉर्टेंट लाइन। यहाँ पर से कंक्लूजन लिखने जा रहे हैं मेरे। कंक्लूजन क्या निकल करके आया? एक कंक्लूजन लिखने जा रहे हैं, ए प्रोसेस मे बी रिवर्सिबल, ए प्रोसेस मे बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ए प्रोसेस मे बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल फॉर ए सिस्टम, सिस्टम के लिए वो इरिवर्सिबल ही होगा, रिवर्सिबल तो नहीं ही हो सकता है, बट माइंड में सोच सकते हैं, बट इज ऑलवेज कंसिडर्ड, but is always considered to be reversible, to be reversible for surrounding, फॉर सराउंडिंग। मेरे पास सराउंडिंग के लिए वो हमेशा ही क्या होगा? रिवर्सिबल होगा। सराउंडिंग के लिए हमेशा ही रिवर्सिबल होगा। एक प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन मेरे भाई सराउंडिंग के लिए वो हमेशा रिवर्सिबल होगा। चाहो तो लिख सकते हो ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, देखो इतना बड़ा होता है कि इसमें कोई भी चेंज दिखाई ही नहीं देता। पहले भी लिखवाए थे, एनी चेंज इन द सिस्टम हैज नेग्लिजिबल इफेक्ट टू द सराउंडिंग, कोई भी चेंज करोगे सिस्टम पे तो उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा सराउंडिंग पे। तो यस, इसीलिए मेरे भाई सराउंडिंग हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा, लेकिन मेरा सिस्टम रिवर्सिबल तो वैसे होगा नहीं, बट अगर कभी होता होगा या माइंड में सोच सकते हैं, लेकिन सराउंडिंग हमेशा रिवर्सिबल होगा। मेरे भाई एक लाइन तो ये समझ में आ गया होगा, ये सारी बातें कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। रिवर्सिबल का ये मतलब नहीं है कि मेरे भाई सॉलिड से लिक्विड बनाए, लिक्विड से गैस बना दिए, सॉरी, सॉलिड से लिक्विड बनाए और लिक्विड से सॉलिड बनाए, ये प्रोसेस भी तो रिवर्स हो जाता है।
तुमको सर तो ये तो रिवर्स, मेरे भाई ये रिवर्स का ये वाला मीनिंग नहीं हम जान रहे। यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस वैसा प्रोसेस है जिसको थोड़ा सा भी चेंज को शो करने में इन्फिनाइट टाइम लगता है, इन्फिनाइट टाइम लगता है मेरे भाई। जिस पाथ से गया होगा उसी पाथ से वापिस आना है, यानी अगर पिस्टन हल्का सा ऊपर गया ना मेरे तो उसी पाथ को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि इस पाथ से गया और इस पाथ से आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ बोल सकते हो कि सर रिवर्सिबल प्रोसेस में एनर्जी लॉस नहीं होता हुआ, यस बोल सकते हो कि एनर्जी लॉस नहीं होता हुआ। मैं अब एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आपके सामने, फिर से हीट के बारे में आ गए, हीट के बारे में आ गए। हाँ इसको हम बताए थे आपको लास्ट टाइम में, स्मॉल क्यू से लिखो या कैपिटल क्यू से लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको, जो भी सर मतलब यहां रिवर्सिबल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाता होगा। नहीं वो रिवर्सिबल नहीं है बाबू आयुष, वो रिवर्सिबल नहीं है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड वाला नहीं है वो वाला। यहाँ पे वैसा प्रोसेस इसको इन्फिनाइट टाइम लगता है, थोड़ा सा भी यानी जिस पाथ से गया होगा उसी पाथ से वापिस आना। ठीक है, तो मेरे पास हीट के बारे में बात करने जा रहे हैं, हीट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मेरे पास अब तक इसे बात करने आए डी क्यू, तो ये डी क्यू का मतलब होता था हम लोग का चेंज इन हीट। लेकिन मेरे भाई क्या हम लोग ऐसा बोलते हैं किसी सिस्टम में, ये सिस्टम है मान लो, ये रेड मार्कर जो लिखा हुआ है आपके सामने में, हम बोले ये सिस्टम है, तो ये सिस्टम का हीट कितना है ऐसा बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं मेरे भाई। तो आप कहो सर एनर्जी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एनर्जी। भाई सिस्टम का कितना एनर्जी है, ये सिस्टम का कितना एनर्जी है, ये लाइन बोला जाता है मेरे भाई, ये लाइन बोला जाता है। ठीक है, इस सिस्टम का कितना एनर्जी है, हीट नहीं बोला जाता। तो चेंज कैसे हो सकता है, सिस्टम में हीट होता ही नहीं है तो चेंज कैसे होगा हीट का। तो इसका मतलब क्या चीज है, इसका मतलब तुम समझना कहीं भी हीट ट्रांसफर्ड, इसका मतलब क्या समझना, कितना हीट का ट्रांसफर्ड हुआ है, कितना हीट ट्रांसफर हुआ है, इसका मतलब तुम लोग ये समझना आज के बाद से। ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी रहे कि हीट का कितना ट्रांसफर हुआ है, ना कि चेंज कितना हुआ, क्योंकि सिस्टम का हीट नहीं होता है मेरे भाई। अब यहां पे अगर हम लिख दें, ऐसा लिख दें मेरे भाई, Q इक्वल टू 30 किलो जूल, इसको देख करके क्या समझ में आ रहा है मेरे भाई, कि सिस्टम को हीट सप्लाई किया गया कि सिस्टम से हीट निकाला गया, क्या समझ में आ रहा है तुमको, सर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ये ऐसा भी हो सकता है कि 30 किलो जूल सिस्टम को हीट दिया गया होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि सर सिस्टम से हीट निकाला गया होगा 30 किलो जूल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी तो हो सकता है सर। यस मेरे भाई, यहाँ पे हम लोग को प्लस या माइनस बताना पड़ेगा कि प्लस का मतलब क्या है और माइनस का मतलब क्या चीज है, इस सिस्टम को कितना एनर्जी दिया गया, तो ये क्या चीज है मेरे भाई, इससे हम लोग कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इसमें कुछ ना कुछ कमी है, इस पे कुछ और ऐड करना पड़ेगा हमें इसको। तो उस बात को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उस बात को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे हम डिफाइन करेंगे उस बात को भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे साइन कन्वेंशन लिखे ना मेरे, क्या लिखे ना, साइन कन्वेंशन। देखो मेरे, अगर कभी Q का वैल्यू निगेटिव है मेरे भाई, Q का वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब है ना मेरे भाई, इसका मतलब है हीट गिवन बाय द सिस्टम, हीट गिवन बाय द सिस्टम, हीट गिवन बाय द सिस्टम। ठीक है मेरे भाई, हीट गिवन बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम हीट दिया। कभी भी आपको Q का वैल्यू निगेटिव मिल जाए ना, तो आप उसका मतलब क्या कहोगे, सिस्टम ने हीट दिया, यानी सिस्टम का एनर्जी घटा, सिस्टम का एनर्जी घटा, सिस्टम ने सराउंडिंग को हीट दिया। ठीक है, और मेरे भाई जाहिर सी बात है Q का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो गया मेरे भाई, Q का वैल्यू पॉजिटिव हो गया तो हीट गिवन बाय द सिस्टम था, तो हीट is given on the system, heat given on the system। तो ये सब तो ठीक है मेरे भाई, इसको ऐसा सोचो कि एक सिस्टम है मेरे भाई, सिस्टम को अगर हीट दोगे, सिस्टम को अगर हीट दोगे मेरे भाई, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, सिस्टम का हीट बढ़ेगा, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव लिखना है,
और सिस्टम अगर देगा तो ऐसे बना दो। सिस्टम देगा मेरे पास तो सिस्टम का हीट कितना कम हो रहा है तो निगेटिव हो गया, तो हीट गिवन बाय द सिस्टम, ये दे रहा है मेरे किसी और को, ये सिस्टम ले रहा है तो लेगा तो पॉजिटिव बोलेंगे और देगा तो निगेटिव बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को इसका मतलब कैसे समझे, बहुत आसान सा चीज है मेरे, अगर आपको लिखा हुआ 50 किलो जूल तो इसका ऐसे, इसका मतलब ये है ना, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है मेरे भाई, तो इसका मीनिंग है हीट गिवन बाय द सिस्टम। हीट गिवन, सिस्टम कितना हीट दिया, हीट गिवन बाय द सिस्टम इक्वल टू 50 किलो जूल। इस सिस्टम हीट कितना दिया, 50 किलो जूल दिया, ये मतलब है। हाँ अब तुम कहना सर माइनस नहीं लिखेंगे, नहीं मेरे भाई, जब वर्ड में लिख दिए तो पहले ही से समझ में आ रहा है कौन दे रहा है। ये माइनस तो वही चीज को ना बताने के लिए लिख रहे हैं, कहीं पर भी माइनस लिखा हुआ है मेरे भाई तो यही चीज बता रहा है हम लोग को, ये सिस्टम दे रहा है। अब जब तुम लैंग्वेज पे ही लिख दिए कि हीट गिवन बाय द सिस्टम, तो अब तो केवल बोलेंगे 50 किलो जूल दिया, निगेटिव बोलने की क्या जरूरत है। तो क्वेश्चंस पे यहीं पे कंफ्यूज आप होंगे, ऐसा लिखा रहेगा हीट गिवन बाय द सिस्टम इज 40 किलो जूल्स पर मोल, तो आप 40 लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो क्यू के टर्म में लिखोगे तो -40 लिखना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग क्या चीज है मेरे भाई, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब ना हम एक आपके सामने क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, आपके सामने ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट पुट कर रहे हैं मेरे भाई। इफ हीट इज गिवन, if heat is given on the system, if heat is given on the system, then temperature of the system, temperature of the system always increases, then temperature of the system always increases। मेरे भाई ये लाइन ट्रू है या फॉल्स है, क्या लगता है तुम्हें, ये लाइन ट्रू है या फॉल्स है। अगर हीट दी है, टेम्परेचर सिस्टम में हीट दी है तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस, तो आयुष फॉल्स कब होगा ये स्टेटमेंट, अगर आप बोल रहे फॉल्स है तो ये फॉल्स कब होगा, ऑलवेज है तो फॉल्स होगा। बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों के माइंड में आ सकता है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स रियल लाइफ में पॉसिबल है। फॉल्स आप लोग का जो जवाब है मेरे भाई वो बिल्कुल सही है, लेकिन कहां पर ऐसा होता है कि आप हीट सप्लाई करते हो और उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, ऐसा कौन सा प्रोसेसर आप लोग करते हो। यस, वेरी गुड आयुष, जब फेज चेंज हो रहा होता है, जब सॉलिड से लिक्विड में बनेगा, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, तो वहां पर हीट देते तो है लेकिन वहां पे फेज चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ठीक है, वहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो ये फॉल्स है मेरे, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है। आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो मेरे भाई, एग्जांपल आइसोथर्मल प्रोसेस। मेरे भाई आइसोथर्मल प्रोसेस भी एक प्रोसेस होता है जिसपे क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चाहे तुम हीट दो चाहे नहीं दो, लेकिन वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक तो ये हो गया मेरे भाई। दूसरा, सिंस ये तो हम लोग थर्मोडायनामिक्स के टर्म में बात करें, कुछ और भी नॉर्मली बात करें, कहीं पर फेज चेंज होता है मेरे भाई, फेज चेंज के दौरान हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये आप लोग पढ़े हो मेरे भाई, बचपन में पढ़े हो कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग द फेज चेंज के दौरान कभी भी टेम्परेचर चेंज नहीं करता है। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स था मेरे भाई जो हम आपको बताए कि अगर कभी भी सिस्टम को हीट दोगे तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि टेम्परेचर चेंज होगा, मे भी चेंज हो सकता है, मे भी चेंज हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन कोई गारंटी नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, कोई गारंटी नहीं है मेरे भाई, ठीक है, एक बात तो समझ में आ गया। अब ना मेरे भाई, अब हमको ना टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, फ्लास्क, थर्मल फ्लास्क वाला बोल रहे हो आप, यस, थर्मल फ्लास्क वाला में भी मेरे भाई, थर्मल फ्लास्क वाला में भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब भी एक तरह का बोल सकते हो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर पे आ जाएगा, एडियाबैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर पे ही आ जाएगा, ठीक है, यानी जिसमें टेम्परेचर सेम रहता है।
अब क्या हम बात करने जा रहे हैं? अब हम बात करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर टेम्परेचर बढ़ाना है, हमको हीट दे करके टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है, तो तुम कहोगे सर हाँ सर बढ़ा तो सकते हैं, आराम से बढ़ा सकते हैं, बहुत सारा ऐसा सिस्टम होगा जिसमें हम हीट देंगे और टेम्परेचर बढ़ेगा। मेरे भाई ये तो बात समझ में आ गया। तो सवाल ये है ना मेरे भाई कि अगर 10 डिग्री राइज करवाना है टेम्परेचर, मान लो किसी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, उसको हमको 30 डिग्री सेल्सियस में ले जाना है, तो अलग अलग बॉडी के लिए तो अलग अलग होगा मेरे भाई, अलग अलग बॉडी को तो अलग अलग हीट देना पड़ेगा, डिपेंड करता है कितना आसानी से कंडक्ट करता है हीट को। तो मेरे पास उसी से रिलेटेड यही पर हम टर्म डिफाइन करते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। एक टर्म डिफाइन करते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। हाँ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, मोलर हीट कैपेसिटी। इसका पहले डेफिनेशन लिखते हैं मेरे में, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाना है मेरे भाई तो वर्क करके इस पेपर को बार बार ऐसे रब करेंगे, वर्क करेंगे, तब भी टेम्परेचर बढ़ेगा मेरे भाई। तो अभी हमको टेम्परेचर बढ़ाना है हीट से, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द, चेंज चाहे वो बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो, तो टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, मोलर का मतलब है 1 मोल, ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। मेरे भाई मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है कि 1 केल्विन या 1 डिग्री से बढ़ाना है, 1 केल्विन बोलो या 1 डिग्री सेल्सियस बोलो, बात तो बराबर है मेरे भाई। 1 मोल सब्सटेंस लिए और उस 1 मोल सब्सटेंस का हमको टेम्परेचर उसका 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो उसके लिए कितना हीट की जरूरत होगी, उसको हम लोग बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, है ना। हमको 10 डिग्री बढ़ाने के लिए हो सकता है 20 किलो जूल लगे, तो हम बोलेंगे 1 के लिए कितना लगेगा, तो तुम कहोगे सर 1 के लिए सर अगर 10 लग रहा है 20 डिग्री बढ़ाने के लिए, 10 डिग्री बढ़ाने के लिए 20 किलो जूल लग रहा है, तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 2 किलो जूल लगेगा, 2 किलो जूल लगेगा। यानी मेरे में बोलना ये चाहते हैं एक सब्सटेंस है, तो एक सब्सटेंस है और मेरे भाई इसका 1 मोल ले लिए, 1 मोल ले लिए, ठीक है, और मेरे भाई इस पे हम हीट सप्लाई किए, इसमें हीट्स दिए, सिस्टम को हीट दिए, और हमको इसका टेम्परेचर चेंज करना है मेरे, चेंज करना है कितना डिग्री से, 1 डिग्री से चेंज करना है, उसको ही मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो लेट्स से ना मेरे भाई क्यू हीट दिए, क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिए और टेम्परेचर dt टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, टेम्परेचर जो हो गया dt इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर ऐसे लिखो मेरे, टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय dt, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया dt से मेरे में, टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय dt, यानी Q दिए तो थोड़ा सा टेम्परेचर dt अमाउंट से चेंज हो गया, ठीक है मेरे। तो मेरे पास उल्टा अगर बोले कि dt टेम्परेचर देने के लिए सब्सटेंस में dt टेम्परेचर चेंज करने के लिए सब्सटेंस को कितना हीट देना होगा, तो क्या करोगे, dt टेम्परेचर चेंज करना है इस सब्सटेंस का, पहले कुछ टेम्परेचर होगा, उसका टेम्परेचर को कितना चेंज करना है dt, तो उसके लिए हीट कितना रिक्वायर्ड होगा, तो कहो सर क्यू करेगा, क्यू रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि मेरे पास क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया तो dt से चेंज किया, तो उल्टा बोलेंगे अगर dt चेंज करना है तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा, dt से चेंज करना है तो कितना हीट रिक्वायर्ड होगा मेरे भाई, तो dt रिक्वायर्ड होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे पास Q अगर हीट दिए तो dt टेम्परेचर में चेंज आया, टेम्परेचर कुछ dt से चेंज किया, वो इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज हो गया, तो dt टेम्परेचर को चेंज करने के लिए Q हीट रिक्वायर्ड है, तो मेरे पास dt के लिए तो 1 के लिए कितना होगा, 1 के लिए कितना होगा, 1 केल्विन के लिए मेरे, तो Q बाई dt बोलोगे,
1 केल्विन से इंक्रीज करने वाले को ही क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। इसी को हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। 1 डिग्री से राइज करने पे जो टेम्परेचर, 1 डिग्री या किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज करना है, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं मेरे भाई, मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो ये जो सी है मेरे भाई, 1 केल्विन राइज फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, इसी को हम लोग बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। तो मेरे भाई फॉर्मूला मिल गया हम लोग को मोलर हीट कैपेसिटी का, यानी 1 मोल का, 1 मोल के लिए 1 मोल को 1 केल्विन से चेंज करना है, तो मेरे भाई उसके लिए कितना आपको लगेगा, Q अपॉन dt लगेगा। तो मेरे भाई इसी को हम ऐसे नहीं लिख सकते, Q इक्वल टू सी dt, यानी मेरे भाई dt टेम्परेचर से इंक्रीज करना है किसी का भी टेम्परेचर, तो उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगा वो Q होगा। dt टेम्परेचर से इंक्रीज करना कितना मोल के लिए, 1 मोल के लिए, पर मोल मेरे भाई 1 मोल के लिए। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है मेरे भाई, हीट रिक्वायर्ड for 1 mole of a substance to increase the temperature by 1 Kelvin। तो 1 Kelvin के लिए Q by dt, उसको मोलर हीट कैपेसिटी, तो हीट कितना रिक्वायर्ड होगा, तो Q इक्वल टू C इंटू dt, ये 1 मोल के लिए। तो मेरे भाई N मोल्स के लिए कितना होगा, तो NC dt होगा, NC dt होगा, NC dt होगा। ये NC dt आ गया मेरे भाई, ये कितना मोल्स के लिए, N मोल्स के लिए। एन से 1 मोल के लिए इतना, 2 मोल के लिए दुगना होगा, 3 मोल के लिए 3 गुना होगा, 4 मोल के लिए 4 गुना होगा मेरे, बिल्कुल सच, बिल्कुल सच है। तो n मोल्स के लिए कितना होगा, NCDT होगा, NCDT होगा। तो यहां से पूरा पूरा अगर Q निकाल दोगे मेरे भाई, तो इसको इंटीग्रेट करना होगा, जितना टेम्परेचर से चेंज करोगे, यहां से टेम्परेचर का लिमिट पुट करना होगा और उसको हम लोग बोल देंगे इस तरीके से। तो ये मोलर हीट कैपेसिटी है, इससे बता रहे हैं मेरे भाई क्या है मोलर हीट कैपेसिटी। तो मेरे भाई एक सब्सटेंस था जिसमें हम Q अमाउंट एनर्जी दिए, तो उसका टेम्परेचर dt से चेंज हो गया। तो अगर हमको 1 केल्विन से इंक्रीज करना है तो कितना हीट लगेगा मेरे भाई, तो Q अपॉन dt, उसी को क्या कहते हैं, मोलर हीट बोलते हैं। तो मेरे भाई 1 मोल को 1 डिग्री से चेंज करने के लिए कितना लगेगा, हीट कितना लगेगा, तो Q इक्वल टू सी dt 1 मोल के लिए। तो n मोल्स के लिए कितना लगेगा, NC dt। तो टोटल कितना लगेगा मेरे भाई, जितना टेम्परेचर जहां से जहां राइज करना है, जहां से T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर, T1 से T2 टेम्परेचर राइज करना है। तो आई होप ये लाइंस क्लियर होगा मेरे भाई। अच्छा मेरे भाई इसी तरीके से एक और टर्म डिफाइन होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाँ, यहाँ पे एक चीज और भी होता है, कांस्टेंट प्रेशर C जो होता है मेरे भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम में CV बोलते हैं। ये मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी तरीके से एक टर्म और होता है, CP होता है मेरे भाई, ये होता है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अपना अपना अलग प्रेशर में अगर हीट देने के लिए अलग कुछ लगेगा, और मेरे भाई अलग वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उस टाइम में अलग लगेगा। ठीक है, उससे क्या मतलब, उससे क्या मतलब अपने कोई मतलब नहीं। इसी तरीके से इसी में एक टर्म डिफाइन होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और हम सच सच बताए ना मेरे भाई, तो ये सब ना, ये सब ना आपका फिजिक्स में ज्यादा यूज होगा, केमिस्ट्री में ये सब का यूज कम है। ठीक है, बट समझो मेरे भाई, सिंस हमको समझाना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि टर्म्स तो आपके बुक्स पे लिखे गए हैं ना। अब पता है सबसे जेई में आप लोगों को ज्यादा फिजिक्स से आता है, फिजिक्स में ये सब सवाल आते हैं, केमिस्ट्री में नहीं आता यहाँ पर से ज्यादा सवाल। ठीक है, लेकिन सिंस सिलेबस में तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा मेरे भाई। तो ये क्या होता है मेरे भाई, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, वो भी तो वही था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। हाँ मेरे भाई, लेकिन वो पर मोल था, 1 मोल के लिए था। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस ऑफ, या फिर 1 ग्राम लिख सकते हो, सब्सटेंस 1 ग्राम सब्सटेंस लिखो मेरे भाई,
1 ग्राम सब्सटेंस बाई 1 केल्विन। यस, फिजिक्स में भी आप लोग पढ़िएगा वापिस से, ठीक है। तो मेरे पास अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। तो मेरे भाई वहां पे पर मोल डिफाइंड था, यहाँ पे पर ग्राम डिफाइंड है, पर ग्राम है, तो सब कुछ सेम होगा मेरे भाई। बस वहां पे मोल्स था 1 ग्राम, यहाँ पे n मोल्स किए थे तो n से मल्टीप्लाई किए थे, तो m ग्राम्स होगा तो m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ms dt हो जाएगा, ms dt हो जाएगा। तो ये सब आपका फिजिक्स में यूज होने वाला है मेरे भाई। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यूज होगा, आपका कुछ ज्यादा यूज नहीं होगा। हाँ, अब यूनिट्स बात कर लेते हैं मेरे भाई। किसका? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का और मोलर हीट कैपेसिटी का, दोनों का यूनिट्स बात कर लेते हैं। तो यूनिट ऑफ सी, तो यूनिट ऑफ सी क्या हो जाएगा मेरे भाई? हीट का यूनिट क्या होता है? तो जूल्स होता है, तो जूल्स हो जाएगा मेरे भाई। यहां पर देखो टेम्परेचर आ जाएगा नीचे में, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, जूल्स, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स हो जाएगा। तो जूल्स, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स हो जाएगा। इसी तरीके से एस का यूनिट क्या हो जाएगा मेरे पास? यूनिट ऑफ एस, तो क्यू का यूनिट जूल हो गया मेरे भाई, जूल, जूल्स। एम का यूनिट ग्राम्स हो जाएगा मेरे भाई, और टेम्परेचर का यूनिट क्या हो जाएगा? केल्विन, तो केल्विन इनवर्स। और मेरे भाई मास का यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम इनवर्स हो जाएगा। ठीक, ग्राम में डिफाइन करना है, केजी पे नहीं, केजी पे नहीं डिफाइन करना है मेरे भाई। ये सब तो बातें हुई, ये सब चीज, ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा, एनसीडीटी, और मेरे भाई क्यू का एमएसडीटी, सी के टर्म में एनसी हो जाता है और मास के टर्म में एमएसडीटी हो जाता है। ये सब फिजिक्स में भी आप वापस से पढ़िएगा, ऐसा नहीं है कि केवल केमिस्ट्री में पढ़िएगा। अब क्या है ना मेरे भाई, ये सब तो समझ में सब कुछ आ गया होगा आपको। अरे सर बहुत हलवा चीज है, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लगता है ना, उसी को हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। और 1 ग्राम सब्सटेंस में जो हीट बढ़ा, जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होता है, उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो ये लाइंस तो तुमको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होगा, रत्ती भर भी तुम्हें डाउट नहीं होना भी नहीं चाहिए तो, ठीक है। हाँ, लंबा सा थोड़ा सा टाइम लगा समझने में, लेकिन हाँ फाइनली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 1 डिग्री राइज कराने के लिए जो चाहिए बस वही है, 1 ग्राम के लिए तो स्पेसिफिक हीट, 1 मोल के लिए तो मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई मेरे। अब मेरा एक प्रश्न है आप लोग से। मान लो मेरे भाई ये सब्सटेंस है, ये जो आपको दिख रहा है ये एक सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस का लेट से पहले टेम्परेचर था 10 डिग्री, हम 10 डिग्री से 20 डिग्री किए, 10 डिग्री से 20 डिग्री की, और मेरे भाई उस दौरान हमें क्यू अमाउंट ऑफ हीट लगा। कितना हीट लगा मेरे भाई? क्यू अमाउंट ऑफ हीट लगा, या फिर Q1 बोल दो, Q1। और मेरे भाई 20 डिग्री से 30 डिग्री कर रहे हैं, तो क्या हमें सेम अमाउंट ऑफ हीट लगेगा या अलग अमाउंट ऑफ हीट लगेगा? क्या लगता है? पानी ही सोच लो मेरे भाई, पानी है, 1 लीटर पानी है, हमको थोड़ा गर्म करना है और उतना ही टेम्परेचर और बढ़ाना है मेरे, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे भाई आपको पता चल गया नहीं सर, अब तो और भी ज्यादा हीट करना पड़ेगा, अब तो और भी ज्यादा हीट करना पड़ेगा, सेम टेम्परेचर राइज कराना है तो ज्यादा हीट करना पड़ जाएगा आपको। यस, डिफरेंट भी होगा, ज्यादा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि मेरे भाई कि स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी गर्म होता है मेरे भाई। आप लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में एक चीज और, ये सब जो पानी ठंडा होता है या पानी जो गर्म होता है ना, वो स्क्वायर, जैसे मेरे भाई एक्स स्क्वायर कैसे होता है, इसके प्रोपोर्शनल चलता है इस टाइप से, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, ऐसा कुछ चलता है। इसीलिए ना मेरे भाई ऐसा नहीं होता है कि मेरे भाई आइस जो है बहुत स्लोली स्लोली नीचे नीचे जमता चला जाता है। ऐसा नहीं कि अचानक से मेरे ऊपर भी जम गया नीचे भी जम गया, नहीं, अंदर में धीरे धीरे जमता है। तो अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट, सेम टेम्परेचर कम करना है मेरे भाई, टेम्परेचर बढ़ाना है चाहे उतना ही घटाना है, तो अलग अलग हीट का इन्वॉल्वमेंट होगा। समझ आया? अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट का इन्वॉल्वमेंट होगा। ज्यादा गर्म करना होता है मेरे, ज्यादा टेम्परेचर राइज कराना होता है तो और भी ज्यादा उसको हीट करना पड़ेगा। तो मेरे भाई इसका मतलब मेरे भाई कि एक ही मोल सब्सटेंस था, पानी तो उतना ही था मेरे भाई, पानी तो उतना ही था, लेकिन अगर आपका टेम्परेचर फर्क पड़ा मेरे भाई, अगर आपका टेम्परेचर फर्क पड़ा
कि 20 से 30 कराना है या 30 से 40 कराना है, इसका मतलब आपका अलग हो जा रहा है। मोल्स तो सेम है मेरे, मोल्स तो सेम है इस फॉर्मूला में, देखो मोल्स तो सेम वही मोल्स था, ऐसा थोड़ी कि पानी बदल दिया मेरे में, मोल्स सेम है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर भी सेम है। सवाल है कि तब तो सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब सी का वैल्यू चेंज हो जाता होगा मेरे, सी का वैल्यू चेंज हो जाता होगा। तो एक लाइन कंक्लूड हो रहा है कि मोलर हीट कैपेसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, अलग अलग टेम्परेचर में मोलर हीट कैपेसिटी का भी वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा मेरे, अलग अलग होगा। यस, तो मेरे भाई लिखने जा रहे एक लाइन, फर्स्ट पॉइंट इस पे, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में भी सेम चीज चलेगा, ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी C इक्वल टू Q अपॉन dt, ठीक है, टेम्परेचर dt, ठीक है, इस तरीके से चलता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो मेरे भाई बढ़ाना होगा तो क्या होगा, उसका वैल्यू भी तुमको बढ़ जाएगा, ज्यादा लग जाएगा, एनर्जी ज्यादा लगेगा हीट करने पे, ठीक है मेरे भाई। आपको अगर बताएं हम, अगर हम बात करें तो ये पाथ इंडिपेंडेंट होगा कि पाथ डिपेंडेंट होगा, हीट क्या होता है मेरे भाई, हीट पाथ डिपेंडेंट होता है, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो तुम्हारा जवाब आएगा सर ये तो पाथ डिपेंडेंट होता था, हीट तो डिपेंड करता है किस पाथ से चल रहे हैं, किस पाथ पे डिपेंड होता था, वर्क भी पाथ डिपेंडेंट होता है मेरे भाई, है ना, हीट और वर्क दोनों। तो लिख सकते हो मेरे भाई, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी इज पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट, ये पाथ पर भी डिपेंड करता है मेरे भाई, किस पर डिपेंड करता है, पाथ पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी मेरे भाई टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना है मेरे भाई तो हमको ज्यादा हीट करना होगा, क्योंकि सेम हीट करने से टेम्परेचर राइज करना बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है। और दूसरा चीज ये पाथ पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड करता है, जैसे वर्क कैसे डिपेंड करता है, हीट कैसे डिपेंड करता है, किस पाथ से ले जा रहे हैं, किस पाथ से ले जाया जा रहा है। तीसरा बात करें मेरे में, सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए अगर बात करें, सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए बात करें तो मेरे पास सीपी और सीवी का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। कैसे होता है ये बाद में प्रूफ करेंगे हम लोग, चल के आगे आगे चल के प्रूफ करेंगे कि सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए सीपी इक्वल टू सीवी होता है मेरे पास। और मेरे पास आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए अगर बात करें तो आइडियल गैस के लिए सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर होता है, ये भी प्रूफ करेंगे, ये भी प्रूफ करेंगे। अब तुम्हारा डाउट आएगा सर रियल गैस के लिए क्या है, तो मेरे पास रियल गैस के लिए कुछ भी नहीं, रियल गैस के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास लोग केवल जो अभी यहाँ पे मेनली जो स्टडी करना है वो केवल और केवल आइडियल गैस के बारे में स्टडी करना है। हाँ, अब ये सीवी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो तुम कहोगे सर टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर जाएगा, टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगा, तो मेरे भाई अपना सिलेबस जो है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, हम सिर्फ आपको दिखलाए मेरे भाई, आपको हम सिर्फ दिखलाए कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, सेम क्वांटिटी है, सेम डिग्री से राइज करवाना है तो अलग अलग लग रहा होता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा मेरे में, यहाँ तक क्लियर होगा। हाँ, ये दो लाइंस को हम लोग आगे चल के प्रूफ करेंगे, ठीक है, ये दो लाइंस को आगे चल के प्रूफ करेंगे मेरे में, ठीक है। सीपी इक्वल टू सीवी होता है और सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर होता है। हाँ, हमारा सिलेबस जो होगा वो आइडियल गैस के लिए होगा, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ाई कर रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरे भाई अब जो है ना हम लोग ये सीवी का वैल्यू, सीपी का वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे, आइडियल गैस का कैसे निकाला जाता है मेरे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर आइडियल गैस कैसे निकाला जाता है, प्रूफ तो बाद में करेंगे मेरे,
प्रूफ तो बाद में करेंगे। तो इसको निकाला जाता है ना मेरे भाई हीट कैपेसिटी का मतलब क्या फिलहाल एक मोल सब्सटेंस है, एक मोल सब्सटेंस को अब 1 डिग्री से हीट करना है तो क्या होगा, उसके लिए कुछ हीट रिक्वायर्ड होगा, हीट रिक्वायर्ड होगा जिसको हम लोग मोलर हीट बोलते हैं। तो हम लोग आइडियल गैस के लिए बात करते हैं मेरे भाई, आइडियल गैस के लिए बात करेंगे कि ये मोलर हीट कैपेसिटी किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो मेरे भाई यहाँ पे टर्म डिफाइन होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मेरे में। ये क्या होता है मेरे में, अब ये क्या होता है मेरे सिर्फ मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को शॉर्ट में प्यार से डीओएफ भी बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये क्या होता है मेरे में, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, पहले लिखो फिर समझाइए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, independent variables required to define, required to define the position, position of atoms or molecules in a space, in a space। मेरे भाई किसी एटम है या किसी मॉलिक्यूल है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, मान लो एक मॉलिक्यूल है मेरे, ये एक मॉलिक्यूल है, एक एटम है, एक मॉलिक्यूल है, कुछ भी ले लो। और मेरे भाई ये किधर भी मूव कर सकता है, किधर भी मूव कर सकता है, स्पेस में कहीं पर भी मूव कर सकता है। तो इसको हमको बताने के लिए कौन कौन सा चीज चाहिए स्पेस में, बताओ तो क्या क्या कोऑर्डिनेट चाहिए। जैसे मान लो ना कि पॉइंट रहता है मेरा, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लो ये ऐसे है, यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई लिखते हैं। तो ये पॉइंट स्पेस में है तो कितना वेरिएबल्स चाहिए होगा, तो तुम कहोगे सर इसके लिए हमको 3 वेरिएबल्स चाहिए होगा। 3 वेरिएबल्स बताने के, उसका पोजीशन बताने के लिए हमको 3 वेरिएबल्स का रिक्वायर्ड है। तो मेरे भाई इसके लिए हमको 3 वेरिएबल्स का रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स, इसको बताने के लिए कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन, इसको डिफाइन करने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कितना रिक्वायर्ड है मेरे पास, तो एक्स वाई और जेड 3 वेरिएबल्स। हाँ मेरे भाई ये मूव कर रहा है, यहां से उठ करके यहां चला गया तो एक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, यहां चला जाएगा तो वाई का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो मेरे भाई किसी भी टाइम पे हमको 3 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है, एक्स वाई से इंडिपेंडेंट है, एक्स भी चेंज होगा वाई भी चेंज हो सकता है। ऐसा थोड़ी कि एक्स चेंज होगा तभी वाई चेंज होगा, नहीं, एक्स तो चेंज होगा, मे बी वाई चेंज ना हो सकता है एक्स भी चेंज करे, वाई भी चेंज करे, जेड भी चेंज करे, और कुछ भी, तीनों के तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि एक्स चेंज होगा तो वाई भी चेंज होगा, ऐसा कोई मस्ट कंडीशन नहीं है, ऐसा कोई मस्ट कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई ये मूव कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल बोलते हैं। और ये कितना है, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग, किधर भी मूवमेंट हो सकता है। तो हमें 3 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। हमको कितना वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी मेरे भाई, 3 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब ना मेरे भाई ये लेट से एक मॉलिक्यूल है और मेरे भाई इस मॉलिक्यूल को हम यहाँ पे फिक्स कर दिए, जिसका इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट है। और मेरे भाई ये रोटेट कर रहा है, ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है। क्या इसके अलावा तो हमको कोई और पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी एक्स वाई जेड के अलावा, इसका पोजीशन बताने के लिए? इसका पोजीशन बताने के लिए घूम रहा है मेरे भाई, फिक्स्ड है यहीं पे, ये मॉलिक्यूल यहीं पे घूम रहा है, ऐसा मेरे भाई, ऐसा सोचो ये कोई एक मॉलिक्यूल है मेरे भाई, स्पेस में कहीं पर घूम रहा है, इसका कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो हमें इसका कोई एक्सिस की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, घूम रहा है बस, इसका पोजीशन तो वही रहेगा ना। मॉलिक्यूल का पोजीशन कैसे देखते हैं मेरे भाई, सेंटर से देखा जाता है। तो मेरे भाई ये घूम रहा है बस, तो इसका पोजीशन सेम रहेगा, इसका पोजीशन सेम रहेगा। देख लो एक्स का वैल्यू थोड़ी ना बदल जाएगा मेरे घूमने से,
हाँ, लेकिन तुमको से आगे बढ़ा देंगे तो अरे मेरे भाई तो कर ही लिए तुम ना, एक्स वाई जेड तो सोच ही लिए हो तुम, एक्स वाई जेड इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। ये तो ट्रांसलेशनल हो गया, हम रोटेशनल से बात कर रहे हैं, इसको ऐसे रोटेट करा रहे हैं मेरे भाई। और रोटेट कराने से इसका कोई भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रोटेशन से चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, तो अगर ये एक मॉलिक्यूल है मेरे भाई, एक मॉलिक्यूल है या एटम है, तो इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रोटेशनल जो होगा ये 0 आ जाएगा। इसको हमको डिफाइन करने के लिए कोई भी नहीं चाहिए, हमको डिफाइन करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं मेरे भाई। अब क्या है ना, अब दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, दो मॉलिक्यूल्स बात कर लेते हैं। एक मॉलिक्यूल एटम और एक दूसरा एटम एक दूसरे से टाइड है। जल्दी देखो मेरे, ठीक है, मेरे एक दूसरे से टाइड है। मेरे एक दूसरे से टाइड ऐसा नहीं कि अलग भाग जाएगा, नहीं मेरे भाई, ऐसे एक यहां पे है एक यहां पे, दो जगह पे मेरे भाई। ये मूव करा दिया, ये मूव करा दिए मेरे में। तो मूव कराने से क्या होगा, इसका पोजीशन चेंज होगा। तो मेरे पास अभी भी कितना कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तीन ही कोऑर्डिनेट्स चाहिए मेरे में, एक्स वाई और जेड वैल्यूज चाहिए। तो अभी भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर ट्रांसलेशनल बात करें, ट्रांसलेशनल बात करें, तो एक्स वाई और जेड ही कोऑर्डिनेट चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा कोऑर्डिनेट थोड़ी ना लाना पड़ेगा हमें। इसी से डिफाइंड हो जाएगा, इसी से डिफाइंड हो जाएगा। अब मेरे भाई ऐसा सोचो ना, इसका रोटेशनल कितना चाहिए, इसके लिए हमको रोटेशनल कितना चाहिए, इस पर बात करें। ट्रांसलेशनल का मतलब ऐसे मूव कर गया, ये मॉलिक्यूल ऐसे चला गया, आगे बढ़ गया, तो एक्स में चेंज आ जाएगा, एक्स ऐसे ऊपर मूव कर जाएगा तो वाई में चेंज आ सकता है, जेड में आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा है मेरे भाई, तो जेड एक्सिस पे चेंज आएगा। तो कितना कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो एक्स वाई और जेड डिफाइन करने के लिए चाहिए, डिफाइंड हो जाएगा आसानी से मेरे भाई। डिग्री हाँ दोनों एक दूसरे से टाइड है, अलग अलग नहीं है मेरे भाई, तो जाहिर सी बात है सेम होगा, चेंज दोनों में सेम आएगा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रोटेशनल मेरे भाई, ये दोनों मॉलिक्यूल ऐसे दोनों साइड से टाइड है, ये घूम रहा है मेरे, घूम रहा है। तो तुम कहोगे सर इस पे तो चेंज नहीं आया अभी, हाँ मेरे भाई, लेकिन ये दो मॉलिक्यूल है, ये अभी एक्स एक्सिस में अगर रखे हुए थे तो एक्स एक्सिस के अबाउट घूमने से कुछ नहीं हुआ मेरे, दोनों मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, दोनों घूम रहा है, तो एक्स एक्सिस में कोई पोजीशन चेंज नहीं। लेकिन मेरे ऐसा सोचो ना, ये ऐसे घूम रहा है मेरे, ऐसे, जैसे ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर गया। ठीक है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव किया, फील करो, पेन को पकड़ो मेरे भाई, एक तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करा, इसको पकड़ करके ऐसे मूव कराओ वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जैसे ऐसे है ना मेरे, अभी ऐसे था मेरे, अब इसको ऐसे मूव करा रहे, तो क्या मेरा वाई कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरा? क्या वाई कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है कि नहीं? दो मॉलिक्यूल्स, पहले एक ही था मेरे, एक ही था, समझ आ रहा है, लेकिन अब दो है मेरे। अगर उस टाइम में एक्स के अलॉन्ग भी मूव कराते थे तो कोई दिक्कत नहीं होता था, वाई के अलॉन्ग भी मूव कराते थे कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन अब क्या है, एक्स के अलॉन्ग मूव करा रहे मेरे, तो थोड़ी ना पोजीशन चेंज हो रहा है, लेकिन ये ऐसे मूव कर गया मेरे। अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो इसका चेंज हो रहा है, एक्स भी चेंज हो रहा है, दिख रहा होगा आपको, चेंज हो रहा है। इसी तरीके से जेड के अलॉन्ग मूव करा दो मेरे, ये तो था ऐसे रखा हुआ, और जेड के अलॉन्ग तो ऐसे होगा मेरे, ऐसे चेंज होगा, तो पोजीशन में चेंज आएगा मेरे, पोजीशन में चेंज आएगा। हाँ लेकिन एक्स के अलॉन्ग घूमने से चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करता है ना तो चेंज आ जाता है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग चेंज होता है तो चेंज आ जाता है, यानी इसका पोजीशन चेंज हो जाता है। तो मेरे भाई अगर एक्स के अलॉन्ग घूम रहा है तो वाई और जेड होगा, वाई के अलॉन्ग घूम रहा होगा तो उस तरीके से दो आएगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल कितना हो जाएगा मेरे भाई, इस तरीके से हो जाएगा, इसी तरीके से डिफाइंड होता है मेरे भाई। अगर तीन मॉलिक्यूल्स होगा तो ऐसे सोचना, तीन मॉलिक्यूल्स होगा तो ऐसे सोचना, और एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव करें, एक यहाँ पे मॉलिक्यूल है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, ऐसे सोचना मेरे भाई, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट ही रोटेट किया मेरे उधर हो जाएगा, तो तीन हो जाएगा। तो अगर नॉन लीनियर
ट्राई एटॉमिक होगा। हाँ, लीनियर ट्राई एटॉमिक होगा तो मेरे पास सेम हो जाएगा, देखो ऐसा ही बन जाएगा लीनियर ट्राई एटॉमिक होगा तो। लेकिन मेरे भाई अगर नॉन लीनियर हुआ, ऐसा हुआ, तब मेरे में 3 हो जाएगा। तो मेरे भाई आई होप ये सब चीज आप फील कर पाए होंगे, अच्छा लगा होगा जान करके। तो ये जो सीवी का वैल्यू होता है मेरे भाई, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल प्लस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रोटेशनल बाय 2, यानी इससे निकाला गया ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहां से निकाला जा रहा है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकाला जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, हाँ कहीं कहीं पर आपको बुक्स पे मिलेगा कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो वाइब्रेशन के कारण होता है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो एक लाइन लिख रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, हम लोग नेग्लेक्ट कर लेते हैं, केमिस्ट्री में आराम से नेग्लेक्ट होगा। इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट vibrational degrees of freedom, vibrational degrees of freedom, do not consider it for calculation of C के कैलकुलेशन के लिए आप इसको यूज नहीं करें। हम भी हटा दिए मेरे, ठीक है, हम भी हटा दिए। तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए तो आप उसको नेग्लेक्ट करेंगे, हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है मेरे पास उसको कंसीडर करने का। ठीक है, वो सब हाई टेम्परेचर पे आता है। तो लिख सकते हो मेरे पास वाइब्रेशनल, एक लाइन और लिख सकते हो, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम्स इनटू प्ले एट हायर टेम्परेचर। मेरे भाई हायर टेम्परेचर पे आता है, जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर कर दिया जाता है ना मेरे भाई, तो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, हम लोग अभी कंसीडर नहीं करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो अब हम लोग बताने जा रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पे कुछ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बेसिस पर सीपी सीवी का वैल्यू लिखेंगे। आइडियल गैस के लिए पहले ही हेडिंग बना चुके हैं, जो भी डिस्कशन होने जा रहा है मेरे भाई वो केवल और केवल आइडियल गैस के लिए होने जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर CV का वैल्यू, यहाँ पे CP का वैल्यू लिखेंगे और एक गामा का वैल्यू लिखेंगे। CP, CV और गामा। मेरे भाई यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखेंगे, कैसा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे CV का वैल्यू, यहाँ पे CP का वैल्यू केवल आइडियल गैस के लिए होगा। और एक टर्म होता है मेरे गामा, ये होता है CP अपॉन CV, डिफाइंड किया गया है CP अपॉन CV गामा होता है। ठीक है, तुम किसको कुछ और भी बोल सकते हो, CP अपॉन CV एक टर्म है जिसको गामा हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई मॉलिक्यूल जो है लीनियर है, लीनियर ने पहले मोनो एटॉमिक लिखो, मोनो एटॉमिक है मेरे में, मतलब एक ही एटम है मेरे में। जैसे हीलियम, नियॉन, मेरे में हीलियम, नियॉन, ये सब हो गया। तो मेरे भाई केवल एक ही एटम है तो रोटेशनल तो आएगा नहीं, केवल कौन आएगा मेरे भाई, ट्रांसलेशनल आएगा। ट्रांसलेशनल कितना आएगा, 3/2। हाँ, इसको आर भी लिख लेना, आर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये इंटू आर लिख लेना यहाँ पे। तो सीवी का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे, तो केवल ट्रांसलेशनल होगा, एक ही एटम है तो 3/2 आर हो जाएगा। रोटेशनल 0 हो जाता है मेरे, हम बता चुके हैं आपको। और सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर होता है मेरे में, तो ये 5/2 आर होगा, 5/2 आर होगा। तो सीपी अपॉन सीवी कितना होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये 5/3 आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। इस तरीके से निकालिए। फिर आपको मेरे भाई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे बात डाई एटॉमिक होगा तो लीनियर ही होगा मेरे भाई। ये सब जो वैल्यूज है ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं हम लोग निकाल रहे हैं, अप्रोक्सीमेट है। जैसे मेरे भाई डाई एटॉमिक है तो H2 हो सकता है, O2 हो सकता है मेरे भाई, O2 हो सकता है, H2 हो सकता है, O2 हो सकता है, N2 हो सकता है। ठीक है, तो मेरे भाई इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रोटेशनल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 5/2 आर। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, एक आर जोड़ दो, 7/2 आर हो जाएगा। सीवी इससे निकाल रहे हैं फलक,
डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल प्लस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रोटेशनल। तो हम बताएं आपका जब केवल एक ही मॉलिक्यूल था तो ट्रांसलेशनल तो 3 था, लेकिन रोटेशनल वहां पे 0 था। लेकिन अगर 2 मॉलिक्यूल्स आ गया लीनियर तो ट्रांसलेशनल 3 है और रोटेशनल 2 है। आगे बताए भी थे कैसे, एग्जांपल लिए थे, कैसे दिखलाई थे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये 7/5 आ जाएगा गामा का वैल्यू। गामा का वैल्यू 7/5 आ जाएगा मेरे में। अब ट्राई एटॉमिक 2 टाइप्स के होते हैं। ट्राई एटॉमिक जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक लीनियर होते हैं मेरे भाई, एक नॉन लीनियर होते हैं। तो मेरे भाई ट्राई एटॉमिक, पहले हम लीनियर का बात करेंगे फिर नॉन लीनियर का बात करेंगे। लीनियर मेरे पास CO2 मॉलिक्यूल लीनियर होता है, CO2 लीनियर होता है मेरे, ठीक है। तो लीनियर डाइएटॉमिक कितने, एक ही में तीनों जुड़ा रहेगा मेरे, एक ही में तीनों जुड़ा रहेगा। तो ये भी डाइएटॉमिक की तरह ही काम करेगा। तो यहाँ पर भी यही आ जाएगा 5/2R 7/2R और ये मेरे पास 7/5 आ जाएगा। लेकिन मेरे पास नॉन लीनियर हुआ, तो बहुत सारा नॉन लीनियर का एग्जांपल ट्राई एटॉमिक का, तो मेरे पास H2O, ठीक है। H2O ये मेरे पास बेल्ट शेप का होता है, एंगुलर होता है, आपको पता है ये सब बात। तो मेरे पास इसके लिए कितना हो जाएगा, तो इसके लिए नॉन लीनियर के लिए मेरे पास एक्स वाला भी आ जाएगा, ऐसे रहेगा तो एक्स के अबाउट भी रोटेट करेगा मेरे पास, तो ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है मेरे पास। तो उसके लिए 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और बढ़ जाता है, तो 3 + 3 हो जाता है 6 हो जाता है, तो 6/2 3R हो जाएगा। और मेरे पास इस पे 1 R जोड़ दो, इसका 4/3। अब मेरे भाई तुमको इसको याद रखना पड़ेगा, यस याद तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन मेरा कहना है मेरे भाई इसका तुम लोग ना गामा का वैल्यूज को याद करो। गामा का वैल्यूज याद रखो 5/3 7/5 और 4/3, ये 2 डेटा होता है। बस इतना बात याद रखो, तुम्हारा सारा काम बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये सारा वैल्यूज जो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, इसमें हम लोग बहुत सारा एज्यूम करके ये सब चीज निकाली गई है, ठीक है। आप इसको एकदम सीरियसली नहीं ले लेंगे मेरे, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट यही है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बहुत तरह का फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हम लोग का जो सिलेबस में मेरे भाई यही है मेरे भाई। एक लाइन हमको बताओ कि अगर एटॉमिसिटी बढ़ रहा है, एटॉमिसिटी बढ़ रहा है, तो क्या सीपी सीवी का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है मेरे? सीपी और सीवी का वैल्यूज इंक्रीज कर रहा है मेरे में, देखो सिंपली दिख जाएगा तुमको, इंक्रीज कर रहा है सीपी और सीवी, लेकिन गामा का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। ये तो इसी कैटेगरी पे बोल सकते हो आ जाएगा। तो मेरा गामा का वैल्यू डिक्रीज करता है, तो एटॉमिसिटी बढ़ाने से मेरे भाई, एटॉमिसिटी बढ़ाने से, एटॉमिसिटी बढ़ाने से, इंक्रीज करने से, एटॉमिसिटी इंक्रीज करने से सीपी और सीवी का वैल्यू, सीपी एंड सीवी इंक्रीज करता है, लेकिन मेरे भाई गामा का वैल्यू डिक्रीज करता है। गामा का वैल्यू डिक्रीज करता है, क्या पता यही लाइन आपके क्वेश्चन में आ जाए। तो ये एक नोटेबल पॉइंट हुआ, यहां से कंक्लूजन यही निकला, ये गामा डिक्रीज करेगा, यस गामा डिक्रीज करेगा, अभी हम लोग देखें मेरे भाई। तो ये लाइंस बिल्कुल क्लियर होगा मेरे भाई, रत्ती भर भी डाउट नहीं आना चाहिए। पीछे वाले कह रहे सर आजकल आप स्केच पेन से लिखने लगे हैं। हाँ मेरे भाई, हम ऑफिस से पढ़ाते हैं, पहले घर से पढ़ाया करते थे, अब ऑफिस से पढ़ाते हैं, ठीक है। याद करो जब तुम लोग को स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पढ़ाए थे मेरे भाई, उस टाइम में तुमको लगता होगा कि स्केच पेन से पढ़ाते थे सर स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। तो मेरे भाई उस टाइम में ऑफिस फंक्शनल तो था, लेकिन मेरे भाई हम लोग को जाना नहीं होता था, कोरोना राइज पे था उस टाइम, लॉकडाउन लग चुका था। तो उस टाइम में ना ऑफिस वाला स्केच पेन था मेरे भाई, ये सब अपना नहीं, अपना तो पेन रखते हैं ना मेरे भाई। तो अब हम लोग को, तो ये इशारा है, हम ये तुमको नहीं बताना चाहते कि हम पेन से लिख रहे हैं स्केच पेन से लिख रहे हैं, हम ये तुमको बताना चाहते हैं कि जब क्लोजिंग का टाइम था तब स्केच पेन से लिखते थे, जब ओपनिंग का टाइम आ रहा है मेरे भाई तब स्केच पेन से लिख रहे हैं। इसका मतलब आप लोग का ऑफलाइन क्लासेस बहुत जल्द शुरू होगा मेरे, समझ आया? ये इशारा है, ठीक है, ये सब क्लू है आप लोग के लिए। चलो मेरे, ठीक है, तो हो जाएगा मेरे भाई।
अभी आयुष इस पर हम नहीं बता सकते आपको कि कौन पढ़ाएगा कौन नहीं पढ़ाएगा, इस पर अभी हम कुछ भी नहीं कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि कौन बैच पे आप हो, उस बैच में कौन फैकल्टी है, ठीक है, कुछ नहीं बोल सकते हैं। हाँ मेरे भाई चलो वर्क पे आ रहे हैं। वर्क, वर्क में भाई हीट के बारे में डिस्कशन किए, वहां से सीपी सीवी का वैल्यू निकाल। पता है अभी हम आपको चैप्टर का हीरो और हीरोइन से मिला रहे हैं। अभी चैप्टर दरअसल स्टार्ट नहीं हुआ है मेरे, थोड़ा थोड़ा अभी बेसिक चल रहे, सिस्टम सराउंडिंग बताए, हीट बताए, मोलर हीट बताए आपको, ठीक है, गामा का वैल्यू बता रही है, सब चैप्टर के अंदर पे यूज करना है। हाँ विलेन भी आएगा, हाँ सही कह रहे हो आयुष, वो सब सबसे हम मिला देंगे आपको पहले ही, ठीक है। तो हम वर्क के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं मेरे में। अब ये वर्क कैसे होता है मेरे में, जैसे हम बताए क्यू, क्यू जैसे हम लिख रहे थे मेरे पास 50, तो कुछ नहीं पता चल रहा था। वैसे ही अगर वर्क लिख दे मेरे भाई अगर 50 किलो, तो ये नो इन्फॉर्मेशन, कोई कमेंट नहीं कर सकते, नो कमेंट, हम कुछ नहीं बता सकते। तो यहां पे भी साइन का इंपॉर्टेंस है मेरे में। वर्क इक्वल टू -50 किलो जूल, इसका मतलब क्या है ना मेरे भाई, इसका मतलब है कि वर्क डन बाय द सिस्टम। जैसे हीट था ना मेरा, बाय द सिस्टम में क्या चीज था, हीट गिवन बाय द सिस्टम, तो निगेटिव था। वैसे ही वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, ये निगेटिव हो। तो यानी साइन कन्वेंशन हम बात कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन फिजिक्स में ये साइन कन्वेंशन जस्ट रिवर्स चलेगा, तो ऐसा मत कह दीजिएगा आप फिजिक्स वाले सर को कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो। नहीं मेरे भाई, केमिस्ट्री में साइन अलग चलता है और फिजिक्स में जस्ट इसका रिवर्स साइन चलेगा। जिसको हम निगेटिव बोल रहे हैं वहां पे आप उसको पॉजिटिव बोल रहे हो, क्योंकि वहां पे हम लोग का जो सिस्टम रहता है ना, गैसेस सिस्टम रहता है, गैसेस, और उसमें क्या रहता है, मास आपका सिस्टम होगा। जैसे ये रिवर्सिबल प्रोसेस में पिस्टन के ऊपर में मास रखे थे, तो वो तो उसके रिस्पेक्ट में वो लोग बात कर रहे होते हैं, हम लोग गैस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है मेरे, वर्क ये निगेटिव होगा मेरे में और ये वर्क डन पॉजिटिव हो सकता, दो ही चीज पॉसिबिलिटी है। तो मेरे भाई ये वर्क डन बाय द सिस्टम, जैसे हीट गिवन बाय द सिस्टम था ना मेरे भाई निगेटिव, वैसे ही मेरे भाई ये भी सेम टू सेम है, डिट्टो सेम है, ठीक है, सेम है बिल्कुल। ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। यानी उसकी डायग्राम को बना सकते हैं मेरे, ये सिस्टम है मेरे, ये सिस्टम है मेरे भाई, इसमें वर्क करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, वर्क निकालोगे तो निगेटिव हो जाएगा, सिंपल सा। जैसे हीट था मेरे भाई, हीट का भी यही पे दिखा, एक जगह पे रहेगा तो और अच्छा लगेगा मेरे भाई। क्यू का जो सिंबल है वही सिंबल सेम के सेम चल रहा होगा, ठीक है, सेम टू सेम दोनों, तो याद रहेगा आपको, तो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं बता रहे हैं मेरे। तो इस टाइप से चीजें हैं मेरे भाई, इस टाइप से चीजें हैं। अब क्या ना, वर्क डन का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं मेरे, क्या निकालना चाहते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला, यानी एक डेरिवेशन करेंगे, जैसे आप वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हो मेरे, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, बिल्कुल वही, वही फिजिक्स वाला, कोई नया नहीं लगाएंगे। हाँ लेकिन मेरा बोलने का तरीका हो सकता अलग होगा, आपको लगेगा। मेरा एक पिस्टन लगा हुआ, एक पिस्टन लगा हुआ, इसके ऊपर में एक मास रखा हुआ है मेरे, एक मास रखा हुआ है, और मेरे भाई एक स्टॉपर यहाँ पे लगा हुआ है, एक स्टॉपर लगा हुआ है, पिस्टन को रोक करके रखा हुआ है, पिस्टन को रोक करके रखा हुआ है, ठीक है। पिस्टन को क्या रखा हुआ है मेरे भाई, रोक करके रखा हुआ है, ऐसा सोचो, या फिर ऐसा सोचिए मास बैलेंस कर रहा है। हाँ इसके अंदर पे गैस भरे हुए, इसके अंदर पे गैस भरे हुए, ऐसा सोचिए मास बैलेंस कर रहा है। हम इसमें क्या ना, थोड़ा सा मास हटा लिया,
थोड़ा सा मास हटा लिया मेरे में, ऐसा सोचो, तो ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चला गया पिस्टन को, या फिर ऐसा सोचो ना मेरे भाई कि ये स्टॉपर लगा हुआ था, तो इस तरीके से फिक्स था, स्टॉपर को रिमूव कर दिए ना तो ये ऊपर चला जाएगा। कब तक जाएगा मेरे भाई? जब तक अंदर का फोर्स और बाहर का फोर्स बराबर ना हो, ऐसा सोचो। मास वही है मेरे भाई, केवल क्या कर दिए ना, स्टॉपर को रिमूव कर दिया, स्टॉपर को रिमूव कर दिया, तो मेरे भाई एक ऊपर जाकर रुक जाएगा, ऊपर जाकर के रुक जाएगा मेरे भाई, ऐसा ही हुआ। तो मेरे भैया आपको दिखाई देगा कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कुछ इसका हाइट में चेंजिंग आया मेरे पास, लेट से वो डीएच चेंजिंग आया, जो हाइट पे चेंजिंग आया है वो डीएच चेंजिंग आया है। तो मेरे भाई हाइट पे चेंजिंग आया कुछ, तो इसका मतलब वर्क हुआ होगा, वर्क हुआ होगा ना मेरे भाई। तो अगर हम तुमसे पूछे कि वर्क कितना हुआ, तुमको बता सकते हो वर्क का यहाँ पे कितना, क्या फॉर्मूला हो जाएगा मेरे भाई? कितना वर्क हुआ यहाँ, पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हुआ मेरे, mg इंटू एच, डीएच हाइट इंक्रीज किया है, यस mg फोर्स जो लग रहा है मेरे भाई mg इंटू डीएच बोलना पड़ेगा, डीएच हाइट चेंज हुआ है। क्या आप तो सही बोल रहे हो मेरे भाई, इतना तो फिजिक्स आप पढ़े ही हो, mg इंटू डीएच। तो चलो उसी वाइट को हम ना नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो वर्क डन जो मिला हमें वो क्या मिला मेरे को, mg इंटू डीएच मिल गया मेरे को। हम क्या कर रहे हैं ना मेरे भाई, ऊपर a से मल्टीप्लाई और नीचे a से मल्टीप्लाई, मेरा मन मेरे भाई, हम मल्टीप्लाई कर दिए इसको, a से ऊपर भी नीचे भी, तो मुझे फायदा क्या मिला मेरे, तो मेरे भाई mg अपॉन a इंटू a इंटू डीएच लिख दिए मेरे भाई। एरिया इंटू हाइट को वॉल्यूम बोल सकते हैं क्या? यस या नो हमको बताना। एरिया इंटू हाइट को वॉल्यूम बोल सकते हैं क्या? यस, यस वही तो होता ही है, मतलब पिस्टन का एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम हो जाएगा। और mg अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर बोला जाता है, फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर बोला जाता है, इंटू मेरे भाई ये वॉल्यूम है, लेकिन ये छोटा वॉल्यूम है मेरे, डीवी, डीएच में चेंजिंग आया है तो डीवी लिख दिए। अच्छा मेरे भाई ये प्रेशर जो है ये mg अपॉन mg जो प्रेशर है या फोर्स है mg, ये एक्सटर्नल फोर्स है या इंटरनल फोर्स है मेरे? तुम कहोगे सर ये तो इंटरनल है, एक्सटर्नल है, क्या है मेरे भाई? तो बाहर में फोर्स है, तो ये एक्सटर्नल है। यस, अनीशा का जवाब बिल्कुल, अनुराग का बिल्कुल सही है मेरे भाई, एक्सटर्नल फोर्स। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला बना दिए कि वर्क डन इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। अच्छा मेरे ये लाइन समझ में आ गई मेरे भाई। अगर वॉल्यूम डीवी इंक्रीज करेगा, यानी वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम में जो चेंज है वो ज्यादा है, इंक्रीज बढ़ रहा है, यानी पिस्टन ऊपर जा रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा मेरे भाई वर्क डन का? इससे पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? इंक्रीज कर रहा है, फाइनल वॉल्यूम बढ़ा है मेरे भाई, फाइनल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम कम था, तो V2 माइनस V1 पॉजिटिव ना आएगा मेरे भाई, वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल होता है, पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब तो हमको ये पता चल रहा है कि बाई वर्क डन बाई द सिस्टम हो रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मेरे भाई तो सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम पिस्टन को ऊपर ले जा रहा है, पिस्टन थोड़ी ना सिस्टम को नीचे ले जा रहा है, सिस्टम में थोड़ी ना वर्क हो रहा है, सिस्टम ढकेल रहा है उसको, तो ये तो वर्क डन बाई द सिस्टम है। और मेरे भाई ये निगेटिव होना चाहिए, हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, इसका वैल्यू निगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब इस फॉर्मूला में हमको एक माइनस लगाना पड़ेगा, एक माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ केमिस्ट्री में हम लोग माइनस लगा देते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, और यहां से एक फॉर्मूला बन के आ गया मेरे में, कि वर्क डन का फॉर्मूला आ गया माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। ठीक है,
ये आ गया मेरे को। या टोटल वर्क डन लिखना चाहो तो टोटल वर्क डन ऐसे लिखो मेरे पास, डीवी एक छोटा सा वर्क डन है, तो हम लोग इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन लिखेंगे माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डीवी, इंटीग्रेट कर देंगे मेरे को। तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डीवी, माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डीवी। मेरे में अब हम तुमसे एक दो प्रश्न पूछना चाहते हैं, ये वर्क डन का वैल्यू जीरो कब कब पॉसिबल है, क्या क्या कंडीशन होगा कि वर्क डन जीरो हो जाए। क्या क्या कंडीशन होगा, नहीं कांस्टेंट प्रेशर होगा, आयुष तो बाहर कर देंगे, पी एक्सटर्नल बाहर हो। यस, फलक का जवाब सही है कि सर अगर जीरो प्रेशर कर दीजिएगा, प्रेशर एक्सटर्नल अगर जीरो हो जाए तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। और दूसरा पॉसिबिलिटी मेरे में चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाए, चेंज वॉल्यूम। हाँ, अनुष्का का जवाब बिल्कुल सही है मेरे भाई, बिल्कुल सही है, वेरी गुड अनुष्का। यस, अनुराग का भी सही है, वेरी गुड। तो मेरे में हम एक लाइन लिखने जा रहे हैं, कंक्लूजन यहां से। अब इस लाइन से हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, कंक्लूजन, कंक्लूजन मेरे में क्या कंक्लूजन निकालेंगे, वर्क डन will be zero, will be zero if work done will be zero if नंबर वन क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाए मेरे, जीरो हो जाए। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि वॉल्यूम चेंज ही जीरो हो जाए, वॉल्यूम चेंज कितना हो जाए मेरे में, जीरो हो जाए, पी एक्सटर्नल जीरो हो जाए और वॉल्यूम चेंज जीरो हो जाए। तो मेरे पास प्रेशर एक्सटर्नल जीरो हो गया, यानी क्या तुमको लग रहा है मेरे पास उसके पास में कोई मास होगा, उसके पास में कोई मास होगा, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो गया तो तुमको सर मास होगा ही नहीं। अगर मास होता तो कभी भी पी एक्सटर्नल जीरो नहीं होता। तो मेरे भाई स्टॉपर जैसे ही हटाओगे पिस्टन ऐसे ऊपर चल जाएगा, एकदम ऐसे करके एकदम सीधा ऊपर फेंका जाएगा, फेंकाएगा कि नहीं फेंकाएगा मेरे। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्री एक्सपेंशन, अपने आप एक्सपैंड हो जाएगा, गैसेस पूरा फैल जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं मेरे भाई, फ्री एक्सपेंशन। एनी वन ऑफ देम, इस दोनों में से कुछ भी एक हो जाए तो विल बी जीरो इफ पी एक्सटर्नल जीरो हो जाए मेरे भाई, या फिर क्या हो जाए मेरे भाई, डीवी का वैल्यू जीरो हो जाए, या फिर क्या हो जाए मेरे भाई, डीवी का वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये एक बात हो गया कंक्लूजन। ठीक है मेरे भाई, ये एक लाइन हो गया। एक हम और बात करने जा रहे हैं यूनिट्स मेरे भाई, खैर इसका तो पार्ट नहीं है, कंक्लूजन का पार्ट नहीं, ये अलग पार्ट है। ठीक है, यूनिट्स मेरे भाई अगर इफ पी एक्सटर्नल आपको पास्कल्स में दे दे मेरे भाई, पी एक्सटर्नल पास्कल्स में दे दे और वॉल्यूम आपको मीटर क्यूब में दे दे, वॉल्यूम आपको मीटर क्यूब में दे दे, तो वर्क डन आपको जूल्स में मिलेगा मेरे भाई, जूल्स में मिलेगा मेरे भाई। कोई भी कह सकता है मेरे भाई कि यस हाँ सर यूनिट एसआई यूनिट है तो एसआई यूनिट में वर्क डन मिलेगा, तो कोई बड़ा चीज नहीं है मेरे भाई। अगर मेरे भाई पी एक्सटर्नल आपको एटीएम में दे दे, अगर पी एक्सटर्नल आपको एटीएम पे दे दे और वॉल्यूम आपको लीटर्स में दे दे, तो यहां पर वर्क डन का यूनिट हो जाएगा एटीएम लीटर, एटीएम इंटू लीटर हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं मेरे भाई। हाँ, पास्कल्स इंटू वॉल्यूम क्या होता है मेरे भाई, ये जूल्स होता है, मल्टीप्लाई कर देना फोर्स अपॉन एरिया, एरिया कर दो अपने आप दिख जाएगा, तो ये जूल्स आ जाएगा मेरे भाई। अब यूनिट कन्वर्जन हम बताते हैं यहाँ पे कि 1 एटीएम लीटर कितना जूल्स के बराबर होगा, तो वो सब आप थोड़ा सा ध्यान पे रखना मेरे में। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लेना 1 एटीएम लीटर, सिंस ये सब बताया हुआ है कैलकुलेशन, तो 1 एटीएम का मतलब 1.013 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल्स होता है मेरे में। ठीक है, और लीटर का मतलब 10 का पावर -3 मीटर्स क्यूब होता है।
तो इसको मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई, तो ये 1 लीटर एटीएम लीटर जो आएगा 1 पॉइंट, या फिर ऐसे लिख दो 101 पॉइंट, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 101.3 जूल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब यूनिट तुम ध्यान में रख सकते हो। 1 एटीएम लीटर। अच्छा, 1 बार लीटर में कभी मिल सकता है आपको, 1 बार लीटर, तो 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 बार होता है, तो 1 बार लीटर कितना के बराबर होगा मेरे भाई, तो ये 100 के बराबर में आ जाएगा, 10 का पावर 5 इंटू 10 का पावर -3, 100 जूल्स आ जाएगा। तो ये कन्वर्जन में आपको यूज पड़ सकता है। ठीक है, तो ये हम बता दिए आपको, वैसे आप कर सकते थे, क्योंकि सिंस आपको जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर पे, तो हम बता रहे हैं आपको। तो मेरे भाई आपको कुछ प्रश्न आपके सामने रखेंगे। कैलकुलेट वर्क डन फॉर a change from 2 liter, for a change in volume, लिख लो मेरे भाई, change in volume from 2 liter to 4 liter against number 1 constant pressure, constant P external कांस्टेंट है मेरे भाई, इक्वल टू 10 बार। ठीक है, P एक्सटर्नल आपको 10 बार लिखा हुआ, वो कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो आपको बताना है मेरे भाई। और सेकंड नंबर है वेरिएबल P एक्सटर्नल, और मेरे भाई यहां पे गिवन है आपको P इक्वल टू 10 प्लस 2, इसका यूनिट लिखा हुआ है वॉल्यूम लीटर इनवर्स, और एटीएम लिखा हुआ। खैर उससे यूनिट से हम लोग को मतलब नहीं। ठीक है, 2V लिखा हुआ है मेरे भाई, 2V, ये 2V मिला हुआ है मेरे भाई, ये 2V ना मिला हुआ है, 10 प्लस 2V लीटर इनवर्स, इसका यूनिट लिखा हुआ है। कहीं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई लीटर्स इनवर्स से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो बताओ इस काम को आंसर। फर्स्ट का -20 जूल। हाँ यस, सही जवाब है। यूनिट एक बार देख लेना आयुष। हाँ, बार लीटर है, तुम जूल में तुम कुछ और बोल दिया, बार लीटर में बोलना था, जूल में बोल रहा तो कुछ और हो जाएगा। हम भी देखे बार लीटर में तुम्हारा जवाब है वो। यस तो 2000 होगा, 2000। हाँ, वैसे यहाँ पे कुछ यूनिट नहीं लिखा हुआ था, तो जूल में ही हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं मेरे भाई। तो अपना वर्क डन का फॉर्मूला जो है वो है माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। आपको वॉल्यूम चेंज लिखा हुआ है 2 लीटर से 4 लीटर, आप लीटर पे ही पहले निकालो मेरे भाई। सिंस आपको लिखा हुआ पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है तो 10, और ये वॉल्यूम का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, कहां से कहां मेरे भाई, 2 से 4। तो ये सॉल्व करो 2 से 4 के लिए, तो मेरा अपने आप माइनस में आ रहा है, ये -20 बार्स लीटर आएगा, और बार लीटर को जूल में करोगे मेरे भाई तो 2 किलो जूल हो जाएगा। 2 किलो जूल, 1000 से मल्टीप्लाई, सेकंड का -120, ये एटीएम लीटर इनवर्स। 120। एक सेकंड सोचने दो मेरे भाई,
120 आएगा कि नहीं आएगा, चलो बनाते हैं वैसे, ठीक है। यूनिट में क्या आ रहा है आयुष? सेकंड नंबर, इसको इंटीग्रेट करना होगा डीवी के साथ में, आप लोग इंटीग्रेशन जानते हो मेरे भाई। तो सिंस यहाँ पे माइनस ऑफ 10 प्लस 2v इंटू डीवी, कहां से मेरे भाई? 2 से 4, तो 10v हो जाएगा, माइनस रहने दो मेरे भाई, 10v हो जाएगा, और v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो v स्क्वायर इंटू 2 करोगे तो 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से 4 पुट कर दो, तो मेरे भाई सॉल्व करो, -40 सॉरी +40 मेरे भाई, और 4 का स्क्वायर 16 मेरे भाई, और लोअर लिमिट पुट करो तो 20, और मेरे भाई 8 हो जाएगा, तो 56 में से 28 तो ये आ जाएगा मेरे भाई 28 आ जाएगा, यस सर, वो कैलकुलेशन मिस्टेक था। 28 आ जाएगा ना मेरे भाई, 56 और 28 मेरे भाई, -28। 40 और 4 का स्क्वायर 16, 220 और 2 का स्क्वायर 4 होगा मेरे भाई, सॉरी ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, 24 होगा मेरे भाई, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है मेरे भाई, ठीक है। तो 56 में से तो 24 माइनस -32। कर दो, तो -32, ये बार से लीटर में आएगा मेरे भाई, सॉरी एटीएम लीटर में आएगा, ये एटीएम लिखा हुआ था, तो ये एटीएम इंटू लीटर आएगा मेरे में। अब तुम इसको चाहो तो जूल में कन्वर्ट कर लेना, जूल में कन्वर्ट कर लेना, तो ये वर्क डन इक्वल टू -32 इंटू 101.32। सर आप यहाँ एटीएम लीटर लिखे और वहाँ प्रेशर जो दिया हुआ था वो लीटर इनवर्स था। अरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया गया ना 2 को, इसीलिए लीटर इनवर्स लिखा गया है यहाँ पे। ओके सर। वॉल्यूम में ना आ सकता, प्रेशर के यूनिट में लीटर कैसे आ सकता था थी, तो इसको यूनिट को बैच करने के लिए लिखा गया है, ठीक है। तो इसको मल्टी कर देना, जो भी आंसर आएगा मेरे में वही हो जाएगा जूल्स में, तो कोई बड़ा चीज नहीं है। आई होप ये लाइंस जो तुमको हम बताए वो सब कुछ क्लियर होगा। क्लियर है मेरे भाई, यस या नो? तो सवाल ऐसा ही रहेगा मेरे में, वो सब जो है ना आपका मोलर हीट कैपेसिटी, ये सब ज्यादा यूज हम लोग को नहीं है, थोड़ा बहुत यूज पड़ेगा कहीं कहीं पे, ज्यादा यूज हम लोग को नहीं है, वो सब आपको फिजिक्स में भी बताया जाएगा, उसमें भी शायद ज्यादा यूज नहीं होता है मेरे में, लेकिन हाँ वो सब टर्म्स है। हाँ लास्ट में जाकर के कभी यूज पड़ेगा सीवी सीपी का वैल्यू, हाँ लेकिन सीपी सीपी का वैल्यू और भी जगह पे हम लोग को यूज पड़ता है, हाँ लेकिन Q इक्वल टू एन सी डेल्टा टी डी टी वाला वो फॉर्मूला जनरली यूज नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है मेरे भाई। अब आपको जा रहे हैं बात करने के लिए एनर्जी, एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पर एनर्जी दो टाइप का होता है मेरे, वो कैसा कैसा दो टाइप का सर? आज एनर्जी तो पहले से जानते थे, काइनेटिक एनर्जी होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। नहीं मेरे भाई यहाँ पे वो वाला नहीं बात कर रहे हैं, एक इंटरनल एनर्जी होता है और एक एक्सटर्नल एनर्जी होता है। एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, मेरे भाई एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, जैसे ना मेरे भाई इसको हम ऐसे करके ऐसे कर दिए, तो इसको एक तो फोर्स अप्लाई किया एक्सटर्नली, ये अपने आप नहीं किया मेरे भाई, अगर अपने आप चल जाता तो हम बोलते इसमें इंटरनल फोर्स लगा और ये ऐसे मूव कर गया, लेकिन हम क्या किए इसको ऐसे कर दिए, तो इस पे हम एक्सटर्नली फोर्स लगाए। तो इस टाइप का जो फोर्स होगा एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, यानी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, किसकी वजह से मेरे भाई? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, इस टाइप का कोई भी टाइप का फोर्स होगा, तो उसकी वजह से जो भी आएगा वो सारा के सारा क्या होता है मेरे भाई? एक्सटर्नल फैक्टर से कैटेगरी जाता है, ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो लिख सकते हो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, जैसे बॉल है मेरे, बॉल को फेंके हुए अपने आप थोड़ी ना बॉल चला गया, एक्सटर्नल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। ये वाला हम लोग को नहीं पढ़ाई करना है, हम लोग को बात करना है इंटरनल फोर्स ड्यू टू इंटरनल फोर्स,
इंटरनल फोर्स, ठीक है, या फैक्टर्स लिखो मेरे भाई, फैक्टर्स, ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स लिखो, ज्यादा बेटर है। तो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से कौन कौन एनर्जी हो सकता है मेरे भाई? काइनेटिक एनर्जी हो सकता है और पोटेंशियल एनर्जी। और इंटरनल फैक्टर्स की वजह से जो होता है उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इंटरनल, सिस्टम का खुद का एनर्जी। जैसे हम लोग के बॉडी के अंदर में भी एनर्जी है मेरे भाई, अभी जिस एनर्जी से हम तुमको पढ़ा पा रहे हैं वो मेरा इंटरनल एनर्जी है। तुम जिस एनर्जी से लिख पा रहे हो वो तुम्हारा इंटरनल एनर्जी है। समझ आया? तो मेरे भाई इंटरनल एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। उसमें भी दो टाइप का एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है और पोटेंशियल एनर्जी होता है। मेरे भाई एनर्जी दो टाइप का होता है हर जगह पे, एक फोर्स की वजह से होता है और एक मोशन की वजह से होता है। एक फोर्स की वजह से होता है मेरे भाई और एक मोशन की वजह से होता है। अब तुम्हें डाउट आएगा सर कि ये फोर्स की वजह से होगा, मोशन की वजह से होगा। मेरे भाई इसी बात है, काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होता है? मूवमेंट, ये पहले ही बता चुके हैं। मूवमेंट, रोटेशनल मोशन हो, वाइब्रेशनल मोशन हो कुछ, और ये फोर्स की वजह से आता है। अब इंटरनल है मेरे भाई, तो इंटरनल फोर्स होगा, इंटरनल फोर्स। मेरे भाई हमको बताना न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है वो इंटरनल फोर्स होता है कि एक्सटर्नल होता है? यस, इंटरनल फोर्स होता है मेरे। तो वो किस कैटेगरी में आएगा? पोटेंशियल एनर्जी की कैटेगरी में आएगा कि काइनेटिक एनर्जी की कैटेगरी में आएगा? पोटेंशियल, यस। फोर्स की वजह से जो भी होगा वो सब क्या होगा? फोर्स की वजह से जो भी होगा मेरे भाई न्यूक्लियर एनर्जी, इसी में आएगा न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है मेरे भाई इलेक्ट्रॉन्स हम लोग जानते हैं कि एक शेल से दूसरे शेल में जाता है। हम लोग देख तो थोड़ी ना पाते हैं मेरे भाई, हम लोग ले गए थे क्या? वो अपने आप चला जाता है, अपना एनर्जी की वजह से चला जाता है। वो भी इसी कैटेगरी पे आएगा। पूछना फोर्स, फोर्स लग रहा है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब आएगा मेरे पास। और भी बहुत सारा चीज आ सकता है, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारी चीजें आ सकती है। ठीक है मेरे भाई, ये आ सकती है मूवमेंट की वजह से। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल आएगा मेरे में। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल आएगा मेरे में। ये सारा एनर्जी आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरे भाई अगर हम बात करें इंटरनल एनर्जी जो होगा, इंटरनल एनर्जी जो होगा, तो इंटरनल एनर्जी को हम लोग डेल्टा यू से लिखते हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी किससे लिखते हैं? डेल्टा यू से। तो मेरे भाई ये किसकी किसकी वजह से? हाँ, एक बात और है, जैसे डेल्टा आप क्यों लिख रहे हैं मेरे भाई? तो सिंस पता है हम लोग के बॉडी के अंदर पे कितना एनर्जी है ना, या किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर में पहले से कितना एनर्जी है ना, वो बताना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे भाई। कैसे, कौन कौन सा एनर्जी कितना है, कौन कौन से एनर्जी कितना है, ये बताना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर हम तुमसे बोले कि अभी तुम्हारा इतना एनर्जी है मेरे भाई, और तुम पढ़ने लिखने के बाद तुम्हारा एनर्जी फिर मेजर किया गया, तुम्हारा एनर्जी वेस्ट हो गया पढ़ने के बाद 10 जूल लेट। मान लो पहले से तुम्हारे पास में एनर्जी 20 जूल था और तुम्हारा पढ़ने में वेस्ट हो गया 10 जूल, यानी चेंज हुआ। ये 10 जूल हमको मालूम है। तो अगर हम तुमसे पूछें तुम्हारा एनर्जी कितना होगा, तो तुम खुले में कह सकते हो कि सर मेरा एनर्जी, इसका मतलब अब जो बचेगा 20 में से 10 खत्म हो जाएगा तो 10 बचेगा, 10 खत्म हो जाएगा। तो मेरे भाई हम लोग चेंज निकाल सकते हैं, यानी कि कितना था और कितना यूज कर ली, चेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालते हैं हम लोग, चेंज निकालते हैं। मेरा बॉन्ड बनता है, एटम्स बनते हैं, एटम टूटते हैं, तो वो सबके बीच में भी अट्रैक्शन रिपल्शन लग रहा होता है। सबके सब फोर्स पर डिपेंडेंट है, वो सबके सब पोटेंशियल एनर्जी के कैटेगरी पे ही आ जाएगा। ठीक है मेरे में हमको एक लाइन बताना, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा वो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा और पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा उसी का चेंज होगा। इसके अलावा कोई और दूसरे टाइप का एनर्जी होता ही कहाँ है मेरे में?
हम लोग के नॉलेज पॉइंट में तो और दूसरा टाइप का एनर्जी होता ही नहीं। तो मेरे भाई अगर हम आइडियल गैस के बारे में बात करें, आइडियल गैस के बारे में, तो क्या याद है तुम्हें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 0 होता था? आइडियल गैस में क्या याद है तुम्हें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 0 होता था? The force of attraction between gaseous molecules are negligible. Volume of gaseous molecules are negligible with respect to the container. Kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases कुछ याद आया मेरे भाई? जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता था वो नेग्लिजिबल होता था। इसका मतलब मेरे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ही नहीं है। क्योंकि ये सब इंटरनल फैक्टर्स की वजह से देख रहे हैं, और इंटरनल फैक्टर्स का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, न्यूक्लियर एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर है ना, इंटर अंदर पे लगता है मेरे भाई। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सब के सब मॉलिक्यूल्स के अंदर का है। तो हम लोग क्या बोलते हैं ना कि इंटरनल एनर्जी जो है डेल्टा यू, ये केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगा, केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना मेरे भाई, मान लो न्यूक्लियर एनर्जी है, ये सब ना सेम रहेगा। ऐसा थोड़ी कि रिएक्शन हो गया मेरे भाई, एक कोई रिएक्शन वर्सेस, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े, गैसेस है, तो गैसेस कोई रिएक्शन करेगा तो न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट करके रखेगा ना मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करता है, वो भी इलेक्ट्रॉन्स का मेरे भाई एक्सचेंज जो है वो सब के सब मॉलिक्यूल्स के अंदर पे हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर है। यस आइडियल गैस, यस आइडियल गैस के केस में होगा इंटरनल एनर्जी जो होगा वो केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करेगा। डेल्टा यू क्या है मेरे भाई, इंटरनल एनर्जी। ये क्या है, इंटरनल एनर्जी है। और मेरे भाई क्या याद है तुमको, इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये केवल और केवल फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। हम लिखवाए थे 3/2 kT, 3/2 kT। तो सब बात आपको याद आएगा, तो हम यही लाइन लिखने जा रहे हैं यहां पर से, एक लाइन फॉर एन आइडियल गैस। मेरे भाई लाइन बार बार बोलना पड़ेगा, आइडियल गैस। किसी के बारे में हर केस में तुम नहीं बता सकते हो, क्या हर केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 0 होगा? अरे क्या लिख दिया है मेरे भाई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन गैसेस लिखना, बिटवीन गैस 0 होता है, बिटवीन गैस 0 होता है। फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी is function of temperature, function of temperature। मेरे भाई आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी जो होता है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो अब तुमको डाउट आया कि अदर्स के लिए क्या होता है मेरे भाई, ये तो समझ में आ गया सर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है आइडियल गैस में 0 होता है, तो इसीलिए हम समझ गए कि उसका इंटरनल एनर्जी जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करेगा, और काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो हम लिख दिए। लेकिन सर अगर नॉन आइडियल हुआ, सॉलिड्स हुआ, लिक्विड्स हुआ, तो उसके लिए क्या करेंगे मेरे भाई? तो इसके जानने के लिए आप चैनल से जुड़े रहेंगे, आपको वक्त आने पर सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से हम लोग शुरू करेंगे, एक बार इसको रिवाइज भी करेंगे नेक्स्ट क्लास पे, और उसके आगे फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मेरे भाई आई होप यहां तक क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके ओके।